हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं रवि मिश्रा, हिस्ट्री फैकल्टी। स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आप सभी को इतिहास विषय का पाठ्यक्रम पढ़ाऊंगा और इससे पहले कि मैं पढ़ाना शुरू करूं, आप लोगों को कुछ सावधानियां जो पढ़ाई के दौरान रखनी हैं, मैं उस पर डिस्कस कर देता हूं, जिससे कि आप लोग बेहतर तरीके से पूरे के पूरे पाठ्यक्रम को समझ सकें, पाठ्यक्रम पर कमांड कर सकें और सबसे बड़ी बात, इतिहास विषय के पाठ्यक्रम में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकें। बच्चों, मैं इतिहास विषय को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझाता हूँ और कुछ ही समय में आप लोगों को मेरी बात समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ, बल्कि थोड़ी ही देर में समझ में आ जाएगी। इतिहास विषय को कैसे पढ़ना है, आपको मेरे साथ कैसे पढ़ना है, इस बात की जानकारी आपको रखना आवश्यक है और मैं शुरुआत में यही सारी बातें बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा और कम से कम 1 से 1.5 घंटे सिर्फ शांति से सुनते रहिए। कुछ भी नोट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी मैं जो कुछ आपको बताऊंगा उसी आधार पर आपको पूरा का पूरा इतिहास विषय का पाठ्यक्रम समझा दूंगा। और यदि कुछ समय तक आप सभी ने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना तो यकीन मानिए, यह विषय आप सभी लोगों के लिए ना सिर्फ इजी हो जाएगा बल्कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो जो बातें मैं कह रहा हूँ वह बातें बहुत कम समय में सिद्ध भी कर दूंगा। आप समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। सबसे पहली बात, पहली सावधानी जो आप सभी को मेरे साथ इतिहास विषय पढ़ते समय रखनी है कि मैं थोड़ा सा इमोशनली इस विषय को पढ़ाता हूँ, पर ध्यान रहे कि आप सभी लोगों को बिल्कुल इमोशनल नहीं होना है। कारण यह है कि एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे कि सर में दर्द है, बदन में दर्द है, सर बर्दाश्त से बाहर है, दवा दीजिए। डॉक्टर उस पेशेंट का दुख देख करके साथ में रोने लग जाए कि भाई रोइए मत, मुझसे आपका दर्द देखा नहीं जा रहा, तो आप बताइए इलाज कौन करेगा। मैं आप लोगों को इमोशनली इसलिए पढ़ाता हूं कि आप लोग मेरे लेक्चर के साथ जुड़ सकें, आप लोग इतिहास विषय के पाठ्यक्रम के साथ जुड़ सकें, आप लोग इतिहास विषय को फील कर सकें। कारण यह है कि जिसे अतीत का ज्ञान नहीं, वह वर्तमान को बेहतर तरीके से समझ नहीं सकता। वर्तमान अतीत से ही निकला हुआ है। अतीत समझेंगे तो वर्तमान समझ पाएंगे। यदि वर्तमान समझ में आ गया तो वर्तमान को और बेहतर कैसे बनाना है आप आसानी से बना ले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, बेहतर भविष्य का निर्माण कैसे करना है, उसके लिए नीतियां कैसे बनानी है, यह भी समझ में आ जाएगा। और आप सभी लोग भविष्य में नीति निर्माता ही बनने वाले हैं, आप पॉलिसी मेकर बनेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इतिहास विषय ना सिर्फ आपके सिलेक्शन में बल्कि भविष्य में एक अच्छा अधिकारी बनने में सबसे अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। इस विषय की आपके सिलेक्शन में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ऊपर से मध्य प्रदेश का भारत के इतिहास में क्या महत्व रहा है, तो बहुत महत्व रहा है। आप सभी लोगों को तो और गंभीरता से इस विषय के पाठ्यक्रम को पढ़ना होता है और फिर आप पाएंगे कि इस विषय का कोई भी प्रश्न, जो कि इस विषय का प्रश्न जो है सभी बच्चों को परेशान करता है, सभी के लिए कठिन होता है। सबसे कठिन प्रश्न इतिहास विषय से ही पूछे जाते, सबसे ज़्यादा कमीशन यही परेशान करता है। तो आप लोग पाएंगे कि बिल्कुल भी इस विषय में कठिनाई महसूस नहीं होगी। एक और बात, मेरे साथ इतिहास विषय पढ़ते समय आप सभी को मानचित्र के सहयोग से इतिहास पढ़ना होगा। अब मानचित्र के सहयोग से इतिहास पढ़ने से क्या आशय है, तो पहले समझ लीजिए। और एक बात और यहीं पर कि आप लोगों को तथ्यों पर तो ध्यान देना ही देना है, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट पर पूरा फोकस करना है, या ऐसे पढ़ना है कि क्लास में ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और जो टॉपिक मैं पढ़ाऊं उसमें कोई डाउट ना रह जाए। मैं क्या करता हूं कि पहले विस्तार से सब कुछ समझाता हूं। भले ही यह क्लास ऑनलाइन मोड में है, किंतु मैं आप सभी को ऑफलाइन मोड में पढ़ाने का प्रयास करता हूं। क्लास में पहले विस्तार से सब कुछ समझाता हूं, जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा होता हूं उस पर विस्तार से चर्चा करता हूं, फिर विस्तार से सब कुछ नोट करा देता हूं। इससे क्लास में ही आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और फिर आपके पास नोट्स होता है, तो बार बार नोट्स का रिवीजन करके आप पाठ्यक्रम पर बेहतरीन कमांड कर पाते हैं। तो तथ्यों के साथ साथ आपको अपनी समझ बढ़ाने पर काम करना है। बच्चों याद रहे, तथ्य मछली की तरह है और कॉन्सेप्ट जाल की तरह। जितना बड़ा जाल होगा
उतनी अधिक मछलियां फंसेंगी। तो तथ्यों की ओर भागिएगा ही मत। वैसे तो यह मुख्य परीक्षा के लिए, यह बैच जो है मुख्य परीक्षा के लिए है, तो आप लोगों को तो और अधिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना होगा। पर बहुत से बच्चों की हैबिट में होता है वो तथ्यों की ओर भागते हैं। तो मेरे साथ आपको यह गलती नहीं करनी है, मैं नहीं करने दूंगा, किंतु आपको भी बता दे रहा हूं कि ऐसी गलती नहीं करनी है। तो अब तथ्य से मेरा आशय क्या है, कॉन्सेप्ट से मेरा आशय क्या है, और मानचित्र के सहयोग से इतिहास पढ़ें, यह कहने के पीछे मेरा आशय क्या है, अभी स्पष्ट कर देता हूं। आप लोगों से यदि कोई पूछे कि बताएं भारत का पहला साम्राज्य कौन सा था, तो आप में से बहुतों को पता होगा मगध साम्राज्य। नहीं पता होगा तो मैं बताता हूं मगध साम्राज्य। अच्छा, मगध कहां पर था? तो एक समय बिहार में था। अब यह तो हो गया तथ्य। आपसे कहा जाए कि बताइए सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था, यह हो गया तथ्य। वास्को डी गामा भारत किस वर्ष आया, यह हो गया तथ्य। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया, यह हो गया तथ्य। और जब आप इसके पीछे की कहानी को समझना शुरू करते हैं तब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे होते हैं। और पीछे की कहानी समझिए, यकीन मानिए तथ्य अपने आप याद होते चले जाएंगे। मुख्य परीक्षा के लिए जितने तथ्यों की आवश्यकता है आपको, उतने आपके दिमाग में बड़ी आसानी से सेट हो जाएंगे। बल्कि मैं इस प्रकार से पढ़ाऊंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि बड़ी संख्या में तथ्य आपको याद हो चुके। चलिए इसके पीछे की कहानी से मेरा क्या आशय है यह स्पष्ट कर देता हूं। मैंने कहा कि भारत का पहला साम्राज्य कौन सा था, तो मगध साम्राज्य। मगध कहां पर था? तो एक समय बिहार में। एक वक्त था कि भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। ये महाजनपद क्या है? वर्तमान समय में आप लोग जिला कहते हैं। जिला, एक समय जिले को जनपद कहा जाता था, आज भी कहीं कहीं कहा जाता है जनपद। देखो बच्चों, जनपद का आकार बढ़ा दो तो हो गया महाजनपद। जनपद का आकार बढ़ा दो, उसके जनपद का क्षेत्र बढ़ जाए और भी क्षेत्र जनपद में शामिल हो जाए तो महाजनपद। और महाजनपद का आकार और बढ़ जाए तो हो गया राज्य। एक वक्त की बात बता रहा हूं, ऐसे ही हुआ करता था। शुरुआत में जनपद, फिर महाजनपद, फिर राज्य, और एक राज्य कई और राज्यों पर कंट्रोल कर ले तो हो गया साम्राज्य, इंपायर। मैं बात कर रहा हूं 16 महाजनपदों की, एक समय में भारत में हुआ करते थे। आप विचार करके देखो, 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद मगध भी था, और मगध महाजनपद से राज्य और राज्य से साम्राज्य कैसे बन गया? कुछ तो विशेषता रही होगी। जब आप यह सोचना शुरू करते हैं तब आप कॉन्सेप्ट पर फोकस कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि इतिहास विषय आपने डिटेल से पढ़ रखा हो तभी आप सारे प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। सोचते समय कॉमन सेंस का यूज करिए, बहुत से प्रश्नों का उत्तर अपने आप दे ले जाएंगे। विचार करिए, 16 महाजनपदों में यदि मगध महाजनपद की शक्ति बढ़ती गई, वह अन्य क्षेत्रों पर कंट्रोल करता गया, तो कुछ तो बात रही होगी। अब आप विचार करेंगे कि संभव हो कि मगध महाजनपद के पास सबसे विशाल सेना रही हो। इस पर विचार कर सकते हैं कि अन्य महाजनपदों की तुलना में मगध महाजनपद के पास सबसे विशाल सेना रही हो। पर तुरंत आपको अपने कॉमन सेंस का यूज करना है। कुछ इस प्रकार से सोचना है जब आप मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ रहे होते कि यदि विशाल सेना होने से युद्ध जीते जाते तो क्या मुट्ठी भर अंग्रेज भारत को गुलाम बना लेते? और ये तो पुरानी बात हो गई। वर्तमान समय में इजराइल देश से परिचित हैं आप। पड़ोस में इजराइल के कई दुश्मन हैं और कई बार लोगों ने मिलकर के इजराइल को पराजित करने का प्रयास किया पर कुछ बिगाड़ नहीं पाए। जापान को देख लीजिए, आपने सुना होगा तो बढ़िया, नहीं तो मैं बता रहा हूं। छोटा सा देश जापान विश्व के सबसे बड़े देश को 1905 ईस्वी में पराजित कर दिया था, रूस को। यदि बड़ी सेना होने से ही युद्ध जीते जाते तो ये देश, छोटे देश भला कैसे बड़े बड़े देशों पर भारी पड़ जाते। इसका मतलब है कि सेना छोटी हो किंतु हथियार उत्कृष्ट कोटि के हों, बेहतरीन हों, अत्याधुनिक हों, तो छोटी सी सेना बहुत बड़ी सेना पर भारी पड़ जाएगी। अंग्रेजों ने भारत को कैसे गुलाम बनाया? तो एक रीजन यह था कि उनके पास बेहतरीन हथियार थे। इजराइल कई देशों पर क्यों भारी पड़ता है? उसके पास बेहतरीन हथियार हैं। जापान क्यों रसिया पर भारी पड़ गया? बेहतरीन हथियार हैं। क्या मगध के पास बेहतरीन हथियार रहा होगा? अब आपको विचार करना होगा कि मगध साम्राज्य मतलब प्राचीन काल की बात।
और प्राचीन काल में लड़ाई किस हथियार से होती थी? मिसाइल तो होती नहीं थी। आपने इतना तो पता ही होगा या टीवी सीरियल में, मूवी में देखा होगा कि तलवार से युद्ध होता था। तलवारें लोहे से बनती थी। विचार करके देखिए, अब यहीं पर मानचित्र का सहयोग लेना होता है। बिहार के आसपास लोहे की उपलब्धता है कि नहीं, संसाधनों की उपलब्धता है कि नहीं? तो वर्तमान समय में भी उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ संसाधनों के मामले में समृद्ध है। मगध महाजनपद को लोहा मिल गया होगा कि नहीं? अब वह लोहे से बेहतरीन हथियार बनाए, तलवारें बनाए। और बिहार में कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता है, वहां पर कृषि कार्य के लिए अच्छी भूमि है। बिहार में जनसंख्या भी अच्छी है। विचार करके देखो कि हथियार बनाने के लिए सामग्री है, कृषि कार्य करने के लिए विशाल जनसंख्या है, तो शासक की आय भी अधिक होगी। शासक टैक्स लेता था कृषि कार्य करने वालों से, भू राजस्व, यही आय का साधन था। एक समय राजा की आय का साधन ही यही था, भू राजस्व। राजा की आय अधिक होगी, राजा की आय अधिक होगी तो वह विशाल सेना का निर्माण कर सकता था। और राजा बड़ी सेना खड़ी कर ले, ऊपर से उसके पास लोहा भी हो, बेहतरीन हथियार बनाने के लिए। अब बताइए वह सबसे शक्तिशाली हो जाएगा कि नहीं? और मुझे आप प्राचीन काल के हिसाब से सोचें या आधुनिक काल के हिसाब से सोचें। यदि मैं आपसे उत्तर मांगूं, आप सोचें, तो मुझे कोई और ऐसा क्षेत्र बताइए जहां पर लोहा भी हो और कृषि कार्य भी बहुत अच्छा होता हो। दक्षिण भारत की ओर बढ़िए, कृषि कार्य के लिए अच्छी भूमि है। क्या दक्षिण भारत में विशाल जनसंख्या निवास करती है? आप अच्छी तरह से जानते हैं आज भी भारत की सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर भारत में निवास करती है, और उत्तर भारत में ही आता है बिहार। सोच के देखो कि मगध महाजनपद की शक्ति बढ़ेगी कि नहीं? और मगध महाजनपद यदि आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर ले। अब विचार करके देखो, मैंने अभी अभी कहा कि उत्तर भारत में कृषि योग्य भूमि की अधिकता है, अधिक भूमि है, खेती अच्छी होती है। अच्छा, क्यों अच्छी होती है? मानचित्र का सहयोग लोगे तो पता चल जाएगा। एक समय बरसात के जल पर या नदियों के जल से कृषि कार्य किया जाता था। साउथ इंडिया की नदियां गर्मी के मौसम में सूख जाएंगी, और भूमि भी ऐसी है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, पठार, पठारी क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र पठारी क्षेत्र। उत्तर भारत में मैदान, ऊपर से जो नदियां हैं वह हिमालय से निकलती हैं। हिमालय की चोटियां बर्फ से ढकी हुई, गर्मी में बर्फ पिघलेगी तो नदियां सूखेंगी नहीं, वहां से पानी आएगा, वर्ष भर नदियों में पानी। अब विचार करके देखिए कि उत्तर भारत में कृषि कार्य अच्छा होगा कि नहीं? और जहां पर कृषि कार्य अच्छा होगा, खाद्यान्न की उपलब्धता होगी, वहीं पर लोग बसते चले जाएंगे कि नहीं? बसते चले जाएंगे कि नहीं? उत्तर भारत में विशाल जनसंख्या निवास करती रही है, प्राचीन काल में भी और वर्तमान में भी। अब आप विचार करके देखें कि यदि मगध महाजनपद आसपास के क्षेत्रों पर कंट्रोल कर ले, जैसे कि उड़ीसा पर कंट्रोल कर ले, जैसे कि उत्तर प्रदेश के बड़े क्षेत्र पर कंट्रोल कर ले, आपको बताने की आवश्यकता है, क्या आप सभी को बताने की आवश्यकता है कि यह जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, बिहार का, आज भी आप देख लीजिए वर्तमान समय में दिल्ली से इधर आप आगे बढ़िए बंगाल तक सर्वाधिक जनसंख्या का निवास है, और यहां पर कृषि कार्य बहुत अधिक होता है। यदि इस क्षेत्र पर कोई शासक नियंत्रण कर ले, उसकी आय बढ़ती गई कि नहीं? शक्ति बढ़ती गई कि नहीं? मगध महाजनपद जब साम्राज्य का निर्माण करेगा, उत्तर प्रदेश का बड़ा क्षेत्र कंट्रोल मिलेगा, शक्ति बढ़ती चली जाएगी कि नहीं? और शक्ति इतनी बढ़ गई कि जिस समय भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था, जिस समय भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था, सिकंदर की सेना विश्व के बड़े क्षेत्र पर विजय प्राप्त करती हुई चली आई, किंतु मगध साम्राज्य के सैनिकों से लड़ने का साहस नहीं जुटा सकी। सिकंदर ने बहुत कहा कि चल करके मगध साम्राज्य से लड़ते हैं, सेना ने हां नहीं किया। लास्ट में सिकंदर ने निराश होकर बोला कि इन कायरता से भरे हुए दिलों में कौन साहस भरे। सिकंदर सेना सहित वापस चला गया, और जिन विशेषताओं की बात मैं कर रहा हूं, मगध की इन्हीं विशेषताओं का,
लाभ उठाकर चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य वाज फर्स्ट नेशनल किंग ऑफ इंडिया, भारत का पहला राष्ट्रीय शासक। लगभग संपूर्ण भारत पर कंट्रोल। जब आप इस प्रकार से बातों को समझते हैं, जितनी गहराई में जाएंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे, बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। आप विचार करिए, लगभग संपूर्ण भारत पर नियंत्रण करने वाले सबसे शक्तिशाली शासक जहां पर निवास करते थे, राजधानी क्षेत्र, वह राजधानी और भारत के शक्तिशाली शासकों की राजधानी अधिकतर उत्तर भारत में रही है या दक्षिण भारत में, नॉर्थ इंडिया में या साउथ इंडिया में। आज देख लीजिए, राजधानी कहां है? दिल्ली, उत्तर भारत। एक समय दिल्ली के बगल में उत्तर प्रदेश में आगरा, कहां है? उत्तर भारत। एक समय बिहार में पाटलिपुत्र, वर्तमान समय में पटना, कहां है? उत्तर भारत। एक समय बंगाल में कलकत्ता, कहां है? उत्तर भारत। यही स्थिति। तो आपको सारी चीजें समझ में आती चली जाएंगी। जब आप पूरी की पूरी कहानी समझोगे, किसी भी घटना के पीछे आप तलाश करोगे कि यह घटना घटित क्यों हुई, आपको सारी बातें समझ में आती चली जाएंगी। एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती चली जाएगी और आपकी समझ बढ़ जाएगी। विषय इंटरेस्टिंग लगने लगेगा और आसान भी। मैंने कहा कि वास्को डी गामा भारत आया, यह एक तथ्य है। क्यों आया? जब आप यह समझने का प्रयास करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि वास्को डी गामा का भारत आना कोई सामान्य घटना नहीं थी। इस घटना ने विश्व को बदलना शुरू कर दिया था, विश्व में व्यापक परिवर्तन लाया। यह परिवर्तन कैसे लाया? देखिए, कम समय में मैं बहुत सारी बातें आपके सामने रख रहा हूं। ध्यान रहे, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैंने कह दिया कि आज जो कुछ मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो ऐसा होता है, ऐसे समझा जाता है। यह सारी बातें दिमाग में रखना आवश्यक नहीं है। जो आज अभी इस लेक्चर में कह रहा हूं, यह बातें मैं आप लोगों को संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ाने के दौरान बार बार याद दिलाऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि यह सब आप दिमाग में रखें, बस आप समझते चले कि देखो ऐसा होता है, ऐसे सोचना है। मैं नहीं चाहता आप कुछ भी दिमाग में रखें। जो कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपके दिमाग में बहुत कुछ अपने आप सेट हो जाएगा और आगे चल करके जब मैं आपको पाठ्यक्रम पढ़ाऊंगा तो आप देखिएगा कैसे आपको ये बातें याद आएंगी। अभी आप तुरंत सारी की सारी बातें दिमाग में रख लें, यह मेरा उद्देश्य नहीं है। बस आप सुनते जाइए। आपने सुना होगा कि वास्को डी गामा भारत आया था। कुछ लोग यह कहते हैं कि वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। हो सकता है कि आप में से कुछ को रीजन पता हो कि वास्को डी गामा ने क्या किया था, और कुछ को यह पता हो कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। अब विचार करिए, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था और यूरोप से था। मैंने अभी कहा कि सिकंदर प्राचीन काल में भारत आया था। अब सोचो, वास्को डी गामा को आप आधुनिक काल में पढ़ते, मॉडर्न हिस्ट्री। मैं कह रहा हूं कि प्राचीन काल में यूरोप से सिकंदर भारत आया था। तो यूरोप को इंडिया पता था कि नहीं? इंडिया को यूरोप पता था कि नहीं? फिर कैसे कह सकते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की? वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया आज भी कई पुस्तकों में लिखा हुआ मिलता है। हो सकता है कुछ को रीजन पता हो, वास्को डी गामा ने क्या किया पूरी कहानी पता हो, लेकिन विश्व में क्या परिवर्तन आया वास्को डी गामा के कार्य से, मुझे लगता है कि आप में से बहुतों को नहीं पता होगा। जरा सा देखिए कि वास्को डी गामा ने क्या किया और सीखिए कि भारत का इतिहास पढ़ते समय यदि आप तत्कालीन समय में विश्व में क्या हो रहा था इसका ज्ञान नहीं रखते तो भारत का इतिहास और मध्य प्रदेश का इतिहास आप नहीं समझ सकते। भारतीयों ने यह गलती लंबे समय तक की है। भारत में क्या चल रहा है सबको पता था, भारत के बाहर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता, और भारत के बाहर जो कुछ चल रहा है ऐसी संभावना होती थी कि भारत पर प्रभाव पड़ेगा। दिल्ली का शासक था इब्राहिम लोदी और उधर उत्तर पश्चिम में शक्तिशाली हो रहा था बाबर। बाबर भारत पर हमला कर सकता था। शत्रु के बारे में पूरी जानकारी रखना एक राजा के लिए आवश्यक होता है। इब्राहिम लोदी यदि जानकारी रखता होता, बाबर के सिपाहियों से लड़ने गया, बाबर से लड़ने गया, हाथी लेकर के गया था, बाबर तोप लेके आया था। मुझे आप इतना बताइए कि तोप का सामना हाथी कर पाएंगे?
इब्राहिम लोदी की सेना विशाल थी, दिल्ली का शासक था, पराजित हो गया क्योंकि बाबर के बारे में उसे जानकारी नहीं थी, उसकी तकनीकी के बारे में जानकारी नहीं थी। आज हम अपने शत्रुओं की पूरी जानकारी रखते हैं। पाकिस्तान के पास कितनी गजनवी नाम से मिसाइल है, कितनी अब्दाली नाम से मिसाइल है, हमें सब पता है। हमें पता है कि चीन जो है उसके पास कितने हथियार हैं, और हमें यह भी पता है कि चीन यदि 2000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल बनाता है, हम 1800 किलोमीटर रेंज की ही मिसाइल बना पाते हैं। पर उत्साह ऐसा होता है भारतीयों में कि 200 किलोमीटर उठा के ले जाएंगे, वहां से फायर करेंगे। कम से कम है तो जानकारी है, लड़ने के लिए कुछ तो है। आप बताइए, बाबर के साथ तोप आई थी और इब्राहिम लोदी गया था हाथी लेकर के। तोप का सामना हाथी कर पाएंगे? कल को अंग्रेज अत्याधुनिक हथियार लेकर के आएंगे, बंदूक लेकर के आएंगे, और इधर भारत के सिपाहियों के हाथ में तलवार दे दी जाएगी। बंदूक की गोलियों का सामना तलवार के साथ खड़ा सिपाही कर पाएगा? विचार करके देखिए, भारत के शासकों को यदि ज्ञान होता कि विश्व में चल क्या रहा है, हमें करना क्या चाहिए, तो क्या यह समस्या उत्पन्न हुई होती? और अभी मैं आपके सामने घटनाओं को रख रहा हूं, आप समझ जाएंगे कि विश्व के इतिहास को ध्यान में रखते हुए भारत का इतिहास समझा जाता है, नहीं तो आप बातें समझ ही नहीं सकते। बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगा जब पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू करूंगा, आराम से समझाऊंगा, नोट कराऊंगा, क्लास के लास्ट में 10 से 15 मिनट आपके डाउट्स लूंगा, सब करूंगा। किंतु अभी आपको मेरी बातें बहुत ध्यान से सुननी होंगी, क्योंकि अभी जो बातें मैं समझा रहा हूं, इसे समझने के बाद कुछ सावधानियां रखते हुए आप इतिहास विषय में बेहतरीन स्कोर ला सकते, बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते। आइए वास्को डी गामा पर आते। जब प्राचीन काल में यूरोप के लोग भारत आते थे, प्राचीन काल में यूरोप के लोग भारत आते थे, मैं मार्ग बता देता हूं। यह है भूमध्य सागर, यह है यहां पर देखिए लाल सागर, और यूरोप से कोई भी चलकर इस प्रकार समुद्री मार्ग से भारत आ सकता था, स्थल मार्ग भी आता था। आप आराम से चलिए, स्थल मार्ग से होते हुए भारत पहुंच जाइए, और यह मार्ग था, प्राचीन काल से ही था। बाद में जाकर समस्या हुई, यूरोप और भारत के बीच में इधर सऊदी अरब में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, और धीरे धीरे करके मुस्लिम्स की संख्या बढ़ी, फिर मुस्लिम शासकों की शक्ति बढ़ी, और मुस्लिम शासकों की जब शक्ति बढ़ी तो ये मुस्लिम शासक यहां से निकल करके आसपास के क्षेत्रों पर अटैक करने लग गए। इस्लाम धर्म की स्थापना से पूर्व सऊदी अरब में जनजातियों का निवास था, और जनजातियां आपस में लड़ती थीं, एक दूसरे को मारती थीं। यही हो रहा था। इस्लाम धर्म की स्थापना के पश्चात इन जनजातीय लोगों को एक पहचान दी गई। जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया उन्हें एक पहचान दी गई, मुस्लिम। एक भावना भरी गई, मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई, मुस्लिम बंधुत्व की भावना। और फिर धर्म प्रसार के नाम पर ये लोग जो पहले एक दूसरे से लड़ा करते थे, आज संगठित होकर के अपने क्षेत्र से बाहर निकले, बाहर निकल करके अटैक करना, साम्राज्य विस्तार करना। आप विचार करें, आंतरिक संघर्ष बाह्य संघर्ष की ओर मुड़ गया कि नहीं? कल तक लोग आपस में लड़ते थे, आज यहां से निकल करके संगठित होकर के दूसरे देशों पर, क्षेत्रों पर अटैक कर रहे हैं। आंतरिक संघर्ष बाह्य संघर्ष की ओर मुड़ा कि नहीं? और फिर विचार करिए, जनजातियां एक दूसरे को लूटती थी, एक दूसरे को मारती थी, जनजातीय क्षेत्र। ऊपर से आपको तो पता है, जब तक पेट्रोल और डीजल के बारे में ज्ञान नहीं था, रेगिस्तान, और रेगिस्तान में रहने वाले लोग कितने संपन्न रहे होंगे। नहीं, क्या था एक दूसरे के पास कि लूट करके हासिल हो जाता। आज आंतरिक संघर्ष बाह्य संघर्ष की ओर मुड़ा, लाभ होगा कि नहीं? लाभ पहुंचेगा, और फिर लाभ से और लोग आकर्षित होंगे कि नहीं? फिर धर्म प्रसार के लिए भी कार्य कर रहे हैं लोग। आंतरिक संघर्ष बाह्य संघर्ष की ओर मुड़ा, अफ्रीका पर अटैक, यूरोप पर अटैक, इंडिया पर अटैक। आपने सुना होगा मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, तैमूर लंग, एक से बढ़कर एक, आक्रमण पर आक्रमण। मुस्लिम शक्तियां और शक्तिशाली होती चली गई, और एक समय ऐसा आया कि यूरोप के बड़े क्षेत्र पर 1453 ईस्वी की बात है बच्चों, 1453 ईस्वी की, भारत का बड़ा क्षेत्र मुस्लिम शक्तियों के नियंत्रण में था। अफ्रीका का क्षेत्र
एक बड़ा क्षेत्र मुस्लिम शक्तियों के नियंत्रण में था। यूरोप पर अटैक हुआ 1453 ईस्वी में। यूरोप में विशाल रोमन साम्राज्य था और वो भी दो भागों में विभाजित था, पश्चिमी रोमन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य। जैसे आप अपनी सुविधा के लिए कह दें कि उत्तर भारत, दक्षिण भारत, ऐसे समझिए। भारत तो एक देश है, आप अपनी सुविधा के लिए कह रहे हैं। वहां परिस्थिति ऐसी थी कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य। पूर्वी रोमन साम्राज्य, मैं यहां लिख रहा हूं, पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया, आप ध्यान से सुनते रहिए, एक सेकंड भी अगर आपने ध्यान भटकाया तो फिर समस्या हो जाएगी। और याद रहे, मैं आपको अर्जुन बनाने का प्रयास करूंगा, अभिमन्यु नहीं कि चक्रव्यूह में जाकर के फंस जाएं। अर्जुन बनिए, चक्रव्यूह का भेदन करके निकलिएगा। कमीशन द्वारा जो चक्रव्यूह रचा जाएगा, मैं नहीं चाहता कि आप लोग जाएं और उसमें फंसें। कुछ इस प्रकार से तैयारी करिए, जरा सी चूक नहीं और कुछ भी ऐसा नहीं जो आपके दिमाग में ना हो और परीक्षा क्लियर करने के लिए आवश्यक हो। इसीलिए शिक्षक जब आपको समझाए, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन आपका लेक्चर के साथ। कोई डाउट होता है, नोट्स में साइड में लिखिए और लास्ट में 10 से 15 मिनट आपके डाउट्स लिए जाते हैं लाइव चैट के माध्यम से। तुरंत डाउट से क्लियर कराइए। यहां पर कुस्तुनतुनिया, और कुस्तुनतुनिया पर मुस्लिम शक्तियों ने नियंत्रण किया। नियंत्रण करने के पश्चात यूरोप से भारत आने का मार्ग अवरुद्ध। जैसे आज की डेट में ग्रामीण क्षेत्र में देखिए, पड़ोसियों के मध्य झगड़ा हुआ, सबसे पहले मार्ग बंद, हमारे घर के सामने से जाना मत। यूरोप से भारत आने का मार्ग अवरुद्ध हो गया। और एक बार मार्ग अवरुद्ध हुआ, जरा सा विचार करिए कि क्या होगा। मार्ग अवरुद्ध होने के बाद क्या होगा। वर्तमान समय में आप देख रहे हैं, बरसात का मौसम है, स्थान स्थान पर बाढ़ की समस्या है, चाहे वो दिल्ली हो या पड़ोस के राज्य हो, सप्लाई प्रभावित है। आप देख रहे हैं कुछ वस्तुओं के दाम कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं और विशेष करके सब्जियों के सप्लाई प्रभावित है, दाम बढ़ रहे हैं। भारत की वस्तुएं यूरोप के लोगों को अत्यधिक प्रिय थीं, चाहे वो मसाला हो या सूती वस्त्र हो या रेशमी वस्त्र हो। भारत की वस्तुओं का मूल्य यूरोप में बढ़ जाएगा कि नहीं, सप्लाई प्रभावित हो गई। और इस स्थिति का लाभ उठाया बच्चों दो शक्तियों ने। ये बातें अभी मैं नोट भी कराऊंगा, ये आपके पाठ्यक्रम में भी हैं। मैंने पाठ्यक्रम पढ़ाना भी शुरू नहीं किया है, पर बता रहा हूं कि ये मैं नोट भी कराऊंगा। थोड़ा सा यहां पर समझें, फिर आगे बढ़ जाता हूं। यूरोप से भारत आने का मार्ग जब अवरुद्ध हुआ, तो यहां पर देख रहे सऊदी अरब, अरब के व्यापारियों ने एशियाई क्षेत्र के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। एशिया की सारी वस्तुएं इनके हाथ में, किसके लिए, यूरोप के लोगों के लिए। यूरोप के लोगों को भारत में आकर के वस्तुएं लेने नहीं दिया जाएगा। ये सऊदी अरब के व्यापारी हैं जो एशियाई क्षेत्र की वस्तुएं अपने नियंत्रण में लेंगे। कारण इन्हें पता है, अधिक मूल्य में यह वस्तुएं यूरोप में बिकेंगी। सऊदी अरब के समीप देखिए, यहां पर इटली है। इटली के व्यापारी अरब के व्यापारियों से वस्तुएं ले लेते और यही लेते थे बस, इटली के व्यापारी। और इटली के व्यापारी ये वस्तुएं यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में ले जाकर बेचते थे अधिक मूल्य में। और इनका एकाधिकार हो गया, मोनोपोली, अकेले का अधिकार यूरोपीय क्षेत्र के व्यापार पर। आप बताइए, व्यापार से दो ही लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा है, या तो सऊदी अरब के व्यापारी या इटली के व्यापारी। यूरोप के विभिन्न देशों में इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया होगी कि नहीं, प्रतिक्रिया होगी कि नहीं। एक और बात, मुस्लिम शक्तियां और शक्तिशाली हो रही, ईसाइयों की स्थिति खराब है। यदि ईसाइयों की संख्या नहीं बढ़ाई गई, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया गया, ईसाई मुस्लिम्स से अधिक शक्तिशाली नहीं हो गए, तो संकट में आ जाएंगे कि नहीं। अब आप सोचिए, व्यापार के लिए, भारत की वस्तुएं प्राप्त करने के लिए, साथ में धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, और यूरोप में इटली के व्यापारियों का एकाधिकार समाप्त करने के लिए भारत के लिए नए मार्ग की तलाश आवश्यक है कि नहीं। यूरोप के कई देश यह प्रयास करने लगे कि भारत के लिए नया मार्ग तलाशा जाए। उद्देश्य धर्म प्रचार करना, मसाले का व्यापार करना।
भारत का मसाला सबसे ज्यादा प्रिय यूरोप के लोगों को, कारण ठंडे प्रदेश के लोग थे, मीट खूब खाते थे। तो मीट में मसाले का क्या रोल आप जानते हैं? टेस्ट के लिए भी मसाले का लेप लगाकर रख दो, लंबे समय तक मीट सुरक्षित रहता था। फ्रिज वगैरह की व्यवस्था थी नहीं कि बंद कर दिया सुरक्षित, खराब हो जाता था। मसाले का लेप लगा दो। मसाला प्राप्ति के लिए, धर्म के प्रचार के लिए और इटली के व्यापारियों का एकाधिकार समाप्त करने के लिए भारत के लिए वैकल्पिक मार्ग की तलाश शुरू हुई, नए व्यापारिक मार्ग की तलाश शुरू हुई। और इसी क्रम में स्पेन से निकल करके कोलंबस गलती से पहुंच गया था अमेरिका। बात है 1492 ईस्वी की। और पुर्तगाल से निकल करके भारत पहुंचा 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा। आपको मैं बता दूं कि यह कार्य करना आसान नहीं था। वर्तमान समय में आपके पास मैप है, जीपीएस है, आप लोकेशन सर्च करके फॉलो करते हुए कहीं भी पहुंच जाएं। यह व्यवस्था नहीं थी। यूरोप के लोगों को बस यह ज्ञान था कि दुनिया गोल है, यदि यहां से चलोगे तो गोल गोल घूमते हुए वहीं पहुंच जाओगे जहां से निकले थे। और इस चक्कर में कितने बेचारे गोल गोल घूमते हुए सच में गोल हो गए, पता ही नहीं चला कि गए कहां। पर आपको तो पता है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इनके गर्दन पर तलवार लटक रही थी, इन्हें खोज तो करनी ही थी। और खोज करने के लिए भी किसी सामान्य व्यक्ति को नहीं लगाया गया जो पत्नी और बच्चों से बहुत प्यार करता हो, अपनी जान से बहुत प्यार करता हो और कहीं दूर जाने के लिए 100 बार सोचेगा। ऐसे लोग नहीं। जानते हैं वास्को डी गामा कौन था? एक डाकू था, समुद्री डाकू। ये डकैत लगाए गए कि कार्य करो, ये रिस्क लेने में माहिर थे। अब ऐसी स्थिति में जब वास्को डी गामा इस मार्ग से भारत पहुंचता है, भारत के लिए नया मार्ग मिला। आपको लाभ बताता हूं। वास्को डी गामा भारत से जो मसाला लेकर के गया, रास्ते का खर्च निकाल दो, 60 गुना प्रॉफिट निकाला था। 60 गुना प्रॉफिट। 1 लाख का मसाला खरीद ले, 60 लाख रुपए तैयार। अब बताइए, पुर्तगाल के व्यक्ति ने मार्ग तलाशा है, पुर्तगाल इस मार्ग से पूरा का पूरा लाभ उठाएगा कि नहीं? पुर्तगाल से 1-2 व्यक्ति भारत नहीं आने वाले, पूरी की पूरी कंपनी, पुर्तगाली कंपनी भारत आएगी। कुछ और बातें यहां पर समझिए। वास्को डी गामा ने कहा था यह है इंडिया, कोलंबस ने कहा यह है इंडिया। वो जहां पहुंचा उसको लगा मैं इंडिया ही पहुंच गया। अब 2 इंडिया हो गए। यूरोप के लोगों ने अपनी सरलता के लिए यूरोप के पश्चिम में जो इंडिया था उसे कहा वेस्ट का इंडिया। आज भी अमेरिकी मूल के लोग रेड इंडियंस कहे जाते हैं। और यूरोप के ईस्ट में जो इंडिया था उसे कहा गया ईस्ट का इंडिया। आपको तो पता है, अब यूरोप से जितनी भी कंपनियां भारत आएंगी नए मार्ग से व्यापार करने, सबके नाम के आगे क्या लगा होगा? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। धीरे धीरे करके इस नए मार्ग से कई कंपनियां आएंगी, सबके नाम में होगा ईस्ट इंडिया कंपनी। पर यहीं पर विचार करके देखो, यूरोप के लोग तीव्र गति से भारत आएंगे, भारत से वस्तुएं लेकर जाएंगे, बदले में क्या देंगे? भारत विशाल देश, विशाल संसाधन, बड़ी जनसंख्या, बड़ी मात्रा में वस्तुओं का निर्माण। यूरोप में छोटे छोटे देश, कम जनसंख्या और वस्तुओं का निर्माण कैसे करेंगे? खाने भर का उत्पादित कर लेते तो बड़ी बात थी। भोजन के लिए मरने वाले लोग, भूखों मरने वाले लोग भारत में बदले में क्या देंगे? इनके पास कौन सी वस्तु होगी जो भारत के लोगों को प्रिय होगी ला करके दे दे बदले में? नहीं थी। भारत में ये बदले में देते थे कीमती धातुएं, सोना और चांदी। सोना और चांदी। आप विचार करें, भारत में वस्तुओं का उत्पादन होता रहेगा, यूरोप वाले आओ वस्तुएं लेकर के जाओ, पर सोना और चांदी लिमिटेड मेटल्स हैं, सीमित धातुएं हैं। धातुएं समाप्त हो जाएंगी कि नहीं? धातुएं समाप्त हो जाएंगी कि नहीं? और धातुएं समाप्त होंगी तो व्यापार कैसे कंटिन्यू रहेगा? यूरोप और भारत के मध्य व्यापार कंटिन्यू रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा। तो फिर कैसे रहा? अभी जस्ट अमेरिका की खोज हुई थी और आज तक अमेरिका में कोई गया नहीं था। नई दुनिया कहा गया है।
अमेरिका में सोना और चांदी भरा पड़ा था। देखिए कैसे विश्व इतिहास पढ़कर आप भारत का इतिहास समझते हैं। आपको बस मैं संकेत देना चाहता हूं। और कैसे जब तक मानचित्र के सहयोग से विस्तार से बातें नहीं समझ सकते, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो मेंस एग्जाम में कैसे बातें लिखेंगे। अमेरिका में कीमती धातुएं भरी पड़ी थी। यूरोप के लोग पहुंचे तो क्या अमेरिका के लोग स्वागत करेंगे क्या कि आइए भाइयों स्वागत है आपका, जितना मन करे कीमती धातुएं लेके जाइए। और अगर बैग वगैरह नहीं लाए हैं तो हमसे लीजिए, अमेरिकन टूरिस्टर का बैग ऑफर में चल रहा है, थोड़ा आप लोग लेके जाएंगे तो हमारा भी प्रचार प्रसार होगा। बताइए, दुनिया वालों को पता ही नहीं कि हम भी हैं इस दुनिया में। आज सुपर पावर बने बैठे हैं। 1492 ईस्वी से पूर्व किसी को पता ही नहीं था कि ये भी हैं। ऐसी स्थिति, अमेरिका वाले ऐसा नहीं करने वाले। अब यूरोप के लोगों को अमेरिका से कीमती धातुएं कैसे मिलेंगी? और फिर मैं कह रहा हूं, यूरोप के बड़े क्षेत्र के लोग भूखों मरने वाले लोग, भूखों मरने वाले लोग, क्या है इनके पास कि जाकर के दे दें और बदले में कीमती धातुएं ले लें? इनके पास कुछ नहीं था, लेकिन दुनिया में बहुत कुछ था। इन्हें पता था कि अफ्रीका के लोग कृषि कार्य नहीं करते, जंगल में रहते हैं, जानवरों को मारकर खाते हैं, फल खाते हैं, मस्त होकर घूमते। इन्होंने क्या किया, ऐसा ऐसा कार्य किया, ऐसी सिचुएशन पैदा की कि अफ्रीका के तटीय क्षेत्र के पशु मर गए। अफ्रीका में अंदर तो गए नहीं थे ये अंदर जाते इनको मच्छर काटता, ये मर जाते। ये समझ में नहीं आता मच्छर के काटने से कैसे मर गए। बाद में पता चला मलेरिया होता है। तो फिर मलेरिया की दवा का जब तक ज्ञान नहीं हुआ, ये अंदरूनी क्षेत्र में नहीं जाएंगे, तटीय क्षेत्र में रहेंगे। तटीय क्षेत्र के सारे पशु मर गए, अफ्रीकन भूखों मरने लगे। अब यूरोप के लोग शिप में खाद्य सामग्री लेकर के पहुंचे, भोजन के लिए सामग्री, कि अफ्रीकन भाइयों चाहिए क्या? अफ्रीकन ने कहा बिल्कुल। यूरोप वालों ने कहा प्रसाद नहीं है बांटने लाए महोदय, बदले में क्या दोगे? अफ्रीका वाले इनसे भी कंगाल, बदले में क्या देते? अफ्रीका वालों ने कहा सर जो हैं हम ही हैं, बताओ कहां चलना है। बिक गए, गुलाम हो गए, और गुलामों से भरा यह जहाज यूरोप जाएगा या अमेरिका? अमेरिका पहुंचा। अमेरिका में पॉपुलेशन कम और एरिया ज्यादा, आज भी है। आज भी वहां पर ऐसे ऐसे किसान हैं जो दवा का छिड़काव खेतों में हेलीकॉप्टर से करते हैं। यूरोप के लोग गुलाम लेकर के पहुंचे कि भाइयों चाहिए क्या? अमेरिकन ने कहा बिल्कुल। यूरोप के लोगों ने कहा लो, बदले में क्या दोगे? कीमती धातुएं दो। अब कीमती धातुएं मिल गई। अमेरिका से प्राप्त कीमती धातुओं के बिना भारत से व्यापार संचालित हो पाता क्या? ऐसा हो पाता क्या? अमेरिका में अफ्रीका के गुलाम खूब बेचे गए। आज भी देखिए अफ्रीका से गए हुए लोगों के वंशज काले लोग अमेरिका में भरे पड़े हैं। आज भी बराक ओबामा, मिशेल ओबामा, उनकी बच्चियों को ध्यान से देखा है कभी? और विचार करें, यूरोप के लोगों को कीमती धातुएं मिल गई, किंतु कब तक? कोई समस्या हुई तो भारत से व्यापार संचालित नहीं रह पाएगा, भारत के साथ व्यापार हो नहीं पाएगा। इतने परिश्रम से मार्ग खोजने वाले यूरोप के वे लोग जिनको भारत के व्यापार से बहुत लाभ प्राप्त हो रहा था, अभी लाभ प्राप्त होना शुरू ही हुआ था। एक समय था जब इधर से मार्ग था और इटली वालों को ही सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त होता था। इटली में ही रोमन साम्राज्य बड़ा शक्तिशाली, प्राचीन काल में, मध्यकाल में इटली को सर्वाधिक लाभ। आज यह मार्ग बंद हुआ, अब व्यापारिक गतिविधियां इधर मुड़ी क्योंकि इधर से मार्ग तलाशा गया है। व्यापारिक गतिविधियां भूमध्य सागर से मुड़कर अटलांटिक महासागर की ओर मुड़ी। आज अटलांटिक महासागर के किनारे स्थित देशों की चांदी थी। जैसे आपके पास जमीन हो, शहर से बहुत दूर हो, वहां पर घने जंगल हो, किसी काम की नहीं, जमीन बहुत सस्ती, अचानक से उधर 6 लेन हाईवे निकल जाए या स्मार्ट सिटी वहां पर स्थापित करने का प्रयास कर दे सरकार, आप सोचिए, वो आपकी जमीन नहीं रही, सोना हो गई। ऐसा होगा कि नहीं? व्यापारिक गतिविधियां भूमध्य सागर की ओर मुड़ी। अब भूमध्य सागर के किनारे स्थित देशों की हालत देखिएगा, भूखों मरने वाले लोग टॉप पर पहुंचेंगे, यूरोप में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में। ये यहीं पर स्थित है। अटलांटिक महासागर के किनारे ब्रिटेन, अटलांटिक महासागर के किनारे फ्रांस। बहुत लाभ प्राप्त होगा। पर सोचो, अमेरिका से कल को कीमती धातुएं नहीं मिली, फिर
ये व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे। अंग्रेज, फ्रांसीसी, अमेरिका से कीमती धातुएं मिलना बंद, फिर समस्या हो गई। और ये लाभ जो मिल रहा है उसे खोना नहीं चाहते थे बच्चों। यही कारण है इन्होंने विचार किया, यूरोप की कंपनियों ने विचार किया, यदि भारत के संसाधन पर कब्जा हो जाता तो भारत के ही संसाधन से भारत की वस्तुएं प्राप्त करते हम। जैसे बंगाल पर कब्जा कर लें, बंगाल से पैसे ले लें, केरल में जाकर मसाला खरीद लें, महाराष्ट्र गुजरात में जाकर सूती वस्त्र खरीद लें, भारत के पैसे से ही भारत की वस्तुएं खरीद लें। विचार करो, ये व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे, भारत पर कब्जा करने का सोचने लग गए। व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक शक्ति बन जाएंगे कि नहीं? अभी तो बनने का प्रयास है और आपको पता है भविष्य में बनेंगे भी। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत कठिन कार्य था, बहुत ही कठिन कार्य था। यूरोप के लोग जिस क्षेत्र में गए बहुत कम समय में वहां पर प्रभावशाली हुए हैं, किंतु भारत में नहीं। कारण भारत में पुर्तगाली आए, दक्षिण भारत में पहुंचे। भारत का दुर्भाग्य, आज तक हम भारतीय तीन ओर से स्वयं को सुरक्षित मानते थे कि दक्षिण में हमारी सुरक्षा करता है हिंद महासागर, उत्तर में हमारी सुरक्षा करता है हिमालय पर्वत, पूर्व में म्यांमार तक अपना था तो कोई टेंशन नहीं, और दक्षिण पूर्व एशिया में छोटे छोटे देश तो उनसे टेंशन थी भी नहीं। उत्तर पश्चिम से हमला होता था बस। सिकंदर, तैमूर लंग, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी उत्तर पश्चिम से आए थे। उत्तर पश्चिम से खतरा था। आज देखो साउथ से हम सुरक्षित नहीं रहे। वास्को डी गामा पहुंचा है केरल 1498 ईस्वी। 12 वर्ष के बाद पुर्तगालियों ने गोवा राज्य पर कब्जा कर लिया। दक्षिण से खतरा, थोड़े समय बाद आप देखेंगे दक्षिण का और क्षेत्र पुर्तगालियों के कंट्रोल में, साउथ में समस्या। और उसी समय पर उत्तर पश्चिम से निकल करके 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत पर हमला किया और बहुत कम समय में बाबर ने उत्तर भारत का बड़ा क्षेत्र कंट्रोल में ले लिया। विचार करें, पुर्तगाली ज्यादा पावरफुल भारत में या बाबर? आप कहेंगे बाबर, क्यों? नॉर्थ इंडिया का बड़ा क्षेत्र बाबर के पास, और मैं पहले ही बता चुका हूं, जिसके पास उत्तर भारत का बड़ा क्षेत्र हो, भारत में सबसे शक्तिशाली वही, उसकी आय बढ़ती थी, उसकी शक्ति बढ़ती थी। वह चाहता तो दक्षिण भारत पर भी कंट्रोल कर लेता। आप देखिए, एक समय बाबर भी खाने के लिए मरने वाली स्थिति में पहुंचा था, उसकी भी हालत ऐसी थी। लेकिन बाबर के वंशज दुनिया के सबसे समृद्ध शासकों में से होंगे। बाबर के वंशज दुनिया के सबसे समृद्ध शासकों में से होंगे। बाबर, समय है 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी। मैं कुछ नाम लिख रहा हूं और मुझे लगता है कि ज्यादातर नाम से आप परिचित होंगे। हुमायूं 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी। हुमायूं के पश्चात अकबर, समय है 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी। इसके पश्चात है जहांगीर, अकबर का पुत्र, समय है 1605 टू 1627 एडी। आप ये मत समझना कि जितना फास्ट मैं बोल रहा हूं इतनी फास्ट पढ़ाने की मेरी हैबिट है, नहीं। कम समय में आपको बहुत कुछ बता करके मैं पाठ्यक्रम पर आ जाना चाहता हूं, इसीलिए इस प्रकार से पढ़ा रहा हूं। और एक कारण और भी है, आप अपनी गाड़ी 40 की स्पीड में ड्राइव करें तो आपका ध्यान इधर उधर भी जाता है, कोई चिंता नहीं होती, आराम से तो चल रहा हूं। और जब आप अपनी गाड़ी की स्पीड 80 पर करते हैं, आपका ध्यान सिर्फ सामने होता है गाड़ी पर कि कोई दुर्घटना न घटित हो जाए। मैं चाहता हूं आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन मेरे साथ, मेरे लेक्चर के साथ हो। अभी बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं। यहां पर 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी, इसके पश्चात नंबर है शाहजहां का 1627 टू 1658। इसके पश्चात आते हैं औरंगजेब का समय है 1658 टू 1707, 1707 ईस्वी। अब आप जरा सा विचार करें कि जितने शासकों का नाम मैंने यहां पर लिखा है, बाबर पावरफुल, जहांगीर और पावरफुल,
बाबर, ये हुमायूं और पावरफुल, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। आप जानते हैं ये भारत के बड़े शक्तिशाली शासक थे। भारत पर कब्जा किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कब आई थी भारत? 1608 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में भारत आई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया में जहां पर भी जाते थे ये लोग तुरंत प्रभाव बनाते। भारत में मुगल शासक थे सामने, मुगल शासक, इनमें क्षमता थी, इनमें साहस था, भारत जीतने का स्वप्न देख पाते, ऐसा साहस था क्या? नहीं सोच पाए। दुनिया में जहां गए प्रभाव स्थापित कर लिया कम समय में। भारत में प्रभाव स्थापित करने में 150 वर्ष लगे थे अंग्रेजों को, 150 वर्ष। 1608 में आए हैं और प्रभाव कहां से बढ़ेगा? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी, 1757, लगभग 150 वर्ष। और कैसे? और फिर जब मुगल शासक भारत में थे, शक्तिशाली थे, तो बाद में इनमें हिम्मत आई कहां से? हुआ क्या था? मैं स्पष्ट करता हूं। जहांगीर, इसी के काल में आए भारत अंग्रेज। जहांगीर का पुत्र शाहजहां, इसी की पत्नी थी मुमताज महल। आप सभी ने सुना होगा, बहुत प्रेम करता था मुमताज महल से। प्रेम की निशानी है ताजमहल। कितना प्रेम करता था थोड़ा मुझसे भी सुन लीजिए। 1612 एडी में शाहजहां की शादी हुई मुमताज महल से। 1614 एडी में पहली बेटी हुई दोनों से, जहानारा। इसके बाद फिर प्रेम देखिए और प्रेम की पराकाष्ठा देखिए। 15 में दारा नाम का बेटा, 16 में सुजा, 17 में रोशनारा, 18 में औरंगजेब, 1920। ऐसा तब तक चलता रहा जब तक 1631 ईस्वी में 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज महल मर नहीं गई। इतना प्रेम था। और उसके बाद भी ताजमहल बनाने में कई वर्ष व्यतीत किए हैं इसने। आप बताइए, अंग्रेज भारत में अत्याधुनिक हथियारों की संख्या बढ़ा रहे होंगे, अपनी शक्ति बढ़ा रहे होंगे। भारत में जिस समय बंदूकें बनवाने की आवश्यकता थी, गोलियां बनवाने की आवश्यकता थी, सोचिए हो क्या रहा है। और फोकस किधर है भारत के शासकों का? भारत समृद्ध देश था, क्या यहां पर विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में प्रगति नहीं हो सकती थी? क्या हो सकती थी? लापरवाही। औरंगजेब पर आइए। यह व्यक्ति धार्मिक रूप से इतना कट्टर, इसी के पूर्वज अकबर ने हिंदुओं को मिलाकर, सिखों को मिलाकर, भारत के लोगों को मिलाकर 16 कुल की नीति से, भारतीयों के सहयोग से विशाल साम्राज्य खड़ा किया था। अकबर का सेनापति मान सिंह। यह व्यक्ति धार्मिक रूप से कट्टर था, सिखों के 9वें गुरु को मरवा दिया, मथुरा के मंदिर तुड़वाने लग गया। स्थिति यह हो गई कि बड़ी संख्या में भारतीय इसके विरोध में, सिखों का विद्रोह, जाटों का विद्रोह, सबसे बड़ी बात साउथ में मराठों का विद्रोह। इसे लगा मराठा हैं क्या, मुट्ठी भर लोग, वो भी ऊपर से शिवाजी छोटे कद के थे, ये बॉडी बिल्डर टाइप का था। इसे लगा क्या करेंगे। मैं सोचता हूं काश यह व्यक्ति साउथ की मूवी देखता होता। तब तो आती भी नहीं थी, अब आती भी तो ये आने भी नहीं देता। नृत्य, संगीत, इन सब पर प्रतिबंध लगा करके रखा था कि इस्लाम धर्म के विरुद्ध ये नाच गाना, सब पर प्रतिबंध। आज की डेट में जितने सुपरस्टार हैं, कैरियर शुरू ही नहीं हो पाता, बनने की बात छोड़ दीजिए। तो यदि यह मूवी देखता होता तो इसे पता होता कि साउथ में हीरो छोटा हो या दुबला हो, फोर्स में कोई कमी नहीं होती। शिवाजी इस पर इतने भारी पड़े, मराठा इतने भारी पड़े, 49 वर्ष तक शासन किया है। मराठा क्षेत्र जीतने की बात छोड़ दीजिए, स्वयं जाकर के महाराष्ट्र में मर गया। कब्र सिद्ध हुई महाराष्ट्र इसकी। और विचार करिए, भारत में आंतरिक संघर्ष बढ़ गया, लोग विद्रोह कर रहे हैं, अशांति है भारत में। भारत में अलग अलग क्षेत्र के लोगों की अपनी पहचान, फिर अलग अलग जातियां, अलग अलग धर्म, बटे हुए लोग। यूरोप में, ब्रिटेन में राष्ट्र के नाम पर एक राष्ट्रवाद, मुट्ठी भर लोग किंतु संगठित। भारत में बड़ी संख्या में लोग किंतु बटे हुए। परिणाम बताऊं आप लोगों को, स्थिति यह रही कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात आप देखेंगे विशाल मुगल साम्राज्य टूटकर बिखर जाएगा। भारत में छोटे छोटे राज्य स्थापित होंगे, आपस में लोग एक दूसरे से लड़ेंगे। और जब भारतीय आपस में लड़ते थे ना, विदेशी लाभ उठाते थे। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात एक मुगल शासक था मोहम्मद शाह,
सूरा और सुंदरी में इतनी रुचि थी, महिलाओं और शराब में। समय था 1719 ईस्वी से 1748 ईस्वी कि यह व्यक्ति साम्राज्य पर ध्यान ही नहीं दे पाया। साम्राज्य टूट करके बिखर गया, छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए। पता चला ईरान से निकल करके नादिर शाह ने रंगीला को पराजित किया, दिल्ली लूट लिया, कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन लूट के ले गया। अहमद शाह अब्दाली आया, भारत पर अटैक कर दिया, भारत की स्थिति खराब। अब बताइए, अंग्रेज व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक शक्ति बनने का प्रयास कर सकते हैं कि नहीं? रंगीला के काल में जो स्थिति है, बहती गंगा में हाथ धोने अंग्रेज भी सामने आएंगे कि नहीं? क्योंकि बहुत आ रहे थे। और 1748 ईस्वी रंगीला का शासनकाल, 48 के पश्चात 9 वर्ष पश्चात बैटल ऑफ प्लासी 1757, अंग्रेज विजयी। प्लासी युद्ध के 7 वर्ष के बाद 1764 ईस्वी बैटल ऑफ बक्सर। उत्तर भारत के जिस क्षेत्र की मैं प्रशंसा कर रहा हूं इतनी देर से, दिल्ली से बंगाल तक, बक्सर युद्ध के पश्चात अंग्रेजों के प्रभाव में आ जाएगा। और एक बार दिल्ली से बंगाल तक किसी के कंट्रोल में आ जाए, यकीन मानिए भविष्य में भारत में सबसे शक्तिशाली कोई टक्कर नहीं दे सकता। भविष्य में भारत किसके कंट्रोल में आएगा? अंग्रेज। आप विचार करिए, यदि आप मानचित्र का सहयोग नहीं लेते, यदि आप विश्व इतिहास से नहीं परिचित हैं, यदि आप विस्तार से बातों को सुनकर समझ नहीं सकते, थोड़े ही समय में धैर्य खो देते हैं, नहीं इतना ही पढ़ूंगा, इससे ज्यादा दिमाग लगाने का मन नहीं है, आप इस विषय को समझ पाएंगे और फिर आप मुख्य परीक्षा में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं। क्या संभव है? इसीलिए इन तरीकों का प्रयोग करना होगा, कुछ सावधानियां ध्यान में रखते हुए पढ़ना होगा, आपको यही कार्य करना है। और बच्चों, इतनी देर से जो कुछ मैं आपको बता रहा था, यह सब बताने का एक उद्देश्य और भी है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, भारत का इतिहास 3 भागों में विभाजित किया गया है। इतिहास, सबसे पहले प्राचीन इतिहास, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग समय दिया हुआ है। मैं यहां लिख रहा हूं 2350 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी, प्राचीन इतिहास का काल। फिर आते हैं मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास, इसका समय है 700 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी। और फिर आते हैं आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास, और आधुनिक इतिहास का समय है 1707 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी। ये विभाजन क्यों? तो इसलिए कि आप लोग सरलता से बातें समझ सकें। जब आप प्राचीन इतिहास पढ़ रहे होंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा सिकंदर के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चाणक्य के बारे में। भारत के लोग थे, भारत की संस्कृति थी। जब आप मध्यकाल का इतिहास पढ़ेंगे तो भारत पर मुस्लिम शक्तियों का कंट्रोल हो जाएगा। एक अलग भाषा का बढ़ता हुआ प्रभाव देखेंगे आप, एक अलग संस्कृति के लोगों का आना देखेंगे आप। भारत में मुस्लिम शक्तियों का कंट्रोल, तो कल तक दरबार में जो भी भाषा का प्रयोग होता रहा हो, अब फारसी भाषा का प्रयोग, अलग तरीका आपको देखने को मिलेगा। आप पढ़ रहे होंगे मध्यकालीन इतिहास। और जब मुस्लिम शक्तियां भारत में कमजोर होंगी, भारत पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। एक अलग संस्कृति के लोग, लिखने की भाषा ऑफिस में अलग अंग्रेजी भाषा, आप पढ़ रहे होंगे आधुनिक इतिहास। अनुमान लगाइए कि कुछ परिवर्तन हुए हैं अलग अलग कालों में, तो विभाजन है कि आप सरलता से चिन्हित कर सकें, समझ सकें कि आप कौन सा इतिहास पढ़ रहे हैं, प्राचीन काल का, मध्यकाल का या आधुनिक काल का। यह भी आपको बताने का उद्देश्य था मेरा। तो अब आप लोग इतिहास लिख करके इसका विभाजन लिखिए, फिर कुछ बातें लिखिए, और फिर मैं आप लोगों को यूरोपियों के बारे में पढ़ाना शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाऊंगा। इसके पीछे कारण है, पढ़ाने को तो मैं प्राचीन काल का इतिहास भी पढ़ा सकता हूं, पर बच्चों प्राचीन काल का इतिहास ज्यादातर लिखा कब गया, खोजा कब गया? आधुनिक काल में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में किसने पता लगवाया था? जॉन मार्शल। कौन था? अंग्रेज। अशोक का नाम सुना है?
बहुत ही ताकतवर शासक, महान शासक भारत के प्राचीन काल के। अशोक के अभिलेखों को खोजा किसने? टी फैंथलर। पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेप। आधुनिक काल का इतिहास पढ़ाते समय मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या हो गया कि अंग्रेजों को भारत के अतीत के बारे में जानकारी लेने के लिए जरूरत पड़ गई। आधुनिक काल का इतिहास पढ़ लो, प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण है अपने आप में ये। इसीलिए सबसे पहले मैं आपको आधुनिक इतिहास पढ़ाऊंगा। और यह मत सोचना कि आधुनिक काल का इतिहास पहले पढ़ूंगा तो बाकी कैसे समझ में आएगा। विश्वास करिए, सारा का सारा आपको आसानी से समझ में आने वाला है। तरीका मेरा होगा, लाभ आपको होगा। तो पहले आप कुछ बातें लिखिए। लिखिए इतिहास। इतिहास और इतिहास लिखकर इसे 3 भागों में विभाजित करिए। प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास 2350 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी। प्राचीन इतिहास 2350 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी। फिर लिखिए मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास समय है 700 ईस्वी से 1707 ईस्वी। मध्यकालीन इतिहास 700 ईस्वी से 1707 ईस्वी। फिर लिखिए आधुनिक इतिहास 1707 ईस्वी से 1947 ईस्वी। आधुनिक इतिहास 1707 ईस्वी से 1947 ईस्वी। अब हेडिंग डालिए आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में लिखिए भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत में यूरोपियों का आगमन। मैं कुछ कंपनियों के बारे में पढ़ाऊंगा और मैं चाहता हूं कि उन कंपनियों को आप यहीं एक साथ लिख लें ताकि वो कंपनियां आपके दिमाग में रहें। जब मैं समझाऊं तो आप क्रम समझ पाएं। कारण ये है कि मैं अलग अलग टॉपिक नहीं पढ़ाता, मैं एक टॉपिक से आपको पढ़ाना शुरू कर रहा हूं और आगे के सारे टॉपिक आपको एक दूसरे से लिंक होते हुए दिखेंगे। सारे टॉपिक एक दूसरे से लिंक हैं। जैसे एक कहानी आप शुरू करिए, कहानी आगे बढ़ती चली जाएगी, फिर समाप्त। मैंने ऐसे ही पाठ्यक्रम, पूरा का पूरा पाठ्यक्रम पर ऐसी योजना बना रखी है, जो तरीका है मेरा पढ़ाने का। आप जहां से पढ़ना शुरू करेंगे आपको आगे की सारी कहानी एक दूसरे से, सारे टॉपिक लिंक नजर आएंगे, अलग अलग दिखेंगे ही नहीं। और इसीलिए मेरे किसी भी लेक्चर को छोड़ करके आप आगे वाला लेक्चर नहीं देख सकते। यदि देखेंगे तो बातें समझ में नहीं आएंगी, फिर अर्जुन नहीं अभिमन्यु बनकर रह जाएंगे, और ये मैं चाहता नहीं, इसीलिए पहले ही स्पष्ट कर दे रहा हूं। तो यहां पर लिखिए यूरोपियों का आगमन। तो यहां लिखिए सबसे पहले कंपनी लिखिए, कंपनी। यहां पर यूरोप में स्थापना, जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही आप लिखते रहिए। और भारत में स्थापना, ये मत समझना कि मैं ऐसे ही तथ्यों को लेकर चलने वाला हूं। कहीं कहीं पर तथ्यों की आवश्यकता पड़ती है कि आपको कुछ बातें बताने के लिए कि आप जानें, तो एक साथ कुछ बातें लिखिए। फिर आते हैं कॉन्सेप्ट पर और पहली कंपनी उठा करके मैं आपको समझाना शुरू कर दूंगा। कंपनी में लिखिए पुर्तगाली।
ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोप में स्थापना हुई थी 1498 ईस्वी में और भारत में स्थापना हुई है 1503 ईस्वी में। ये ऐसा ही है जैसे आज आप भारत में एक कंपनी स्थापित करें 2023 में, 3 वर्ष बाद अमेरिका में भी कंपनी की एक ब्रांच डाल दें, तो आपने अमेरिका में कंपनी कब स्थापित की? 2026 में। ऐसा ही है 1498 ईस्वी 1503 ईस्वी। हॉलैंड नाम का एक देश, वहां के लोगों को डच कहा जाता है। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया के लोगों को कंगारू कह देते हो, चीन के लोगों को ड्रैगन कह देते हो, ऐसा ही है। हॉलैंड के लोग डच कहलाते थे, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी समय है यूरोप में स्थापित हुई है 1602 ईस्वी में और भारत में स्थापित हुई 1605 ईस्वी में। नेक्स्ट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यूरोप में स्थापित हुई है 1605 में, 1605 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में, 1600 में 1600 ईस्वी और भारत में स्थापित हुई है 1608 ईस्वी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोप में स्थापित हुई है 1600 ईस्वी में और भारत में 1608 ईस्वी में। डेनमार्क नाम का देश, वहां के लोगों को डेनिश कहा गया है, तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोप में स्थापना हुई है 1616 ईस्वी में और भारत में स्थापना हुई है 1620 ईस्वी में। फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोप में स्थापना हुई 1664 ईस्वी में और भारत में स्थापना हुई 1668 ईस्वी में। भारत में स्थापना हुई 1668 ईस्वी में। AD फाउंडेशन इन इंडिया, भारत में स्थापना भारत में स्थापना, ये पूरा का पूरा नोट करिए। भारत में यूरोपियों का आना मतलब एक बड़ी समस्या का आना है। शुरुआत में भारतीयों को लगा कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी आ गई, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी आ गई, ये लोग सोना चांदी देंगे, बदले में भारत की वस्तुएं लेंगे। किसी को पता नहीं था कि लोग कल को भारत पर ही कब्जा कर लेंगे। किसी को आइडिया नहीं था कि यूरोपी इतने खतरनाक सिद्ध होंगे। और यही सारी बातें आपको विस्तार से पढ़नी हैं कि यूरोपी क्या करने वाले हैं। एक और बात, मैं आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, तो मॉडर्न हिस्ट्री में यूरोप की कंपनियों का आना, फिर धीरे धीरे करके भारत पर इनके द्वारा कब्जा किया जाना और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लेगी और फिर शुरू होगा भारतीयों का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। और यही पूरी की पूरी कहानी मैं इस पाठ्यक्रम में बताने वाला। मैं आपको पहले पाठ्यक्रम भी बता सकता था कि आप ये है पाठ्यक्रम, लेकिन मुझे लगता है कि पाठ्यक्रम बताऊं भी तो आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। और मेंस के लिए टारगेटेड बैच है तो बहुत अधिक समय नहीं लगेगा कि जब मैं पूरा पाठ्यक्रम कवर कर ले जाऊंगा।
फिर भी यदि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं सर पाठ्यक्रम आवश्यक है तो मुझे बताइएगा, मैं डिस्कस कर दूंगा। और मॉडर्न हिस्ट्री अगर नहीं भी किया तो आगे कोई भी इतिहास उठाऊंगा, जैसे मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, तो पहले आपको पाठ्यक्रम बता दूंगा, यदि आप लोगों को ऐसी सुविधा लगी तो। और नहीं तो जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़िएगा। अब यहां पर लिखिएगा नेक्स्ट स्लाइड में, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसमें लिखिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें लिखिए अलग से कुछ बातें लिखिए। 1453 ईस्वी में, लिखिए 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया के पतन के पश्चात, 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया के पतन के पश्चात, कुस्तुनतुनिया के पतन के पश्चात यूरोप से भारत आने के, कुस्तुनतुनिया के पतन के पश्चात यूरोप से भारत आने के सभी व्यापारिक मार्ग, सभी व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो गए। यूरोप से भारत आने के सभी व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो गए। इसके पश्चात सभी व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो गए, अवरुद्ध हो गए। इसके पश्चात एशियाई क्षेत्र के व्यापार पर, इसके पश्चात एशियाई क्षेत्र के व्यापार पर अरबी व्यापारियों का एकाधिकार स्थापित हो गया। एशियाई क्षेत्र के व्यापार पर अरबी व्यापारियों का एकाधिकार स्थापित हो गया और यूरोपीय क्षेत्र के व्यापार पर, और यूरोपीय क्षेत्र के व्यापार पर इटली के, यूरोपीय क्षेत्र के व्यापार पर इटली के व्यापारियों का, इटली के व्यापारियों का एकाधिकार, इटली के व्यापारियों का एकाधिकार स्थापित हो गया। इटली के व्यापारी इटली के व्यापारी भारत से यूरोप जाने वाली वस्तुएं, इटली के व्यापारी भारत से यूरोप जाने वाली वस्तुएं बहुत अधिक मूल्य पर, बहुत अधिक मूल्य पर यूरोपियों को उपलब्ध कराते थे। बहुत अधिक मूल्य पर यूरोपियों को उपलब्ध कराते थे। अतः बहुत अधिक मूल्य पर यूरोपियों को उपलब्ध कराते थे। अतः यूरोप के विभिन्न देशों में, अतः यूरोप के विभिन्न देशों में इटली के व्यापारियों के, अतः यूरोप के विभिन्न देशों में इटली के व्यापारियों, इटली के व्यापारियों के व्यापारिक एकाधिकार, इटली के व्यापारियों के व्यापारिक एकाधिकार के विरुद्ध व्यापारियों के व्यापारिक एकाधिकार, अकेले का अधिकार
क्योंकि इटली के ही व्यापारी अरबी व्यापारियों से वस्तुएं लेते थे और फिर वही लोग आगे सप्लाई करते थे। दोनों के बीच में समझौता था और किसी को लेना देना नहीं है, तो दोनों का एकाधिकार था। तो यहां पर एकाधिकार के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई। फिर भौगोलिक खोजों का वह दौर आरंभ हुआ। फिर भौगोलिक खोजों का दौर आएगा बच्चों, बड़ी खोज होगी। दुनिया के कई क्षेत्र अभी लोगों से अनजान थे, उनके बारे में पता नहीं था, अब शुरुआत होगी। इसके पश्चात भौगोलिक खोजों का शुरुआत होगी, उन्हें खोजने की, बड़े क्षेत्र खोजे जाएंगे। इसके पश्चात भौगोलिक खोजों का वह दौर प्रारंभ हुआ भौगोलिक खोजों का वह दौर प्रारंभ हुआ जिसके परिणाम स्वरूप 15वीं सदी के अंत तक, वही 1492 1498, 15वीं सदी मतलब 1400 ईस्वी के बाद और 1500 ईस्वी तक, पूरा का पूरा 100 वर्ष, 15वीं सदी। तो 15वीं सदी के अंत तक वास्को डिगामा द्वारा, सॉरी एक मिनट, कोलंबस द्वारा 15वीं सदी के अंत तक कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज और कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज और वास्को डिगामा द्वारा भारत के लिए, वास्को डिगामा द्वारा भारत के लिए नए व्यापारिक मार्ग, भारत के लिए नए व्यापारिक मार्ग की खोज हो गई। भारत के लिए नए व्यापारिक मार्ग की खोज हो गई। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पुर्तगाली इटली के व्यापारियों का, पुर्तगाली इटली के व्यापारियों का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करने, पुर्तगाली इटली के व्यापारियों का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करने, कॉमा, भारत से मसाले का व्यापार करने, कॉमा, भारत से मसाले का व्यापार करने एवं भारत से मसाले का व्यापार करने एवं ईसाई धर्म का प्रचार करने, एवं ईसाई धर्म का प्रचार करने के उद्देश्य के साथ, ईसाई धर्म का प्रचार करने के उद्देश्य के साथ भारत आए थे, उद्देश्य के साथ भारत आए थे। तो एक समय मुस्लिम शासकों की शक्ति बढ़ रही थी, मुस्लिम्स की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी, ईसाई कमजोर पड़ रहे थे। अभी देखिए, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शुरू होगा, शक्ति में वृद्धि का प्रयास होगा और आगे चल करके यूरोप के देश, ईसाई देश सबसे शक्तिशाली सिद्ध होंगे। आप लोग विचार करिए, और अगर संभव हो आप लाइव चैट के माध्यम से कमेंट कर पाए तो मुझे कमेंट करके ये बताइए कि वर्तमान समय में विश्व में किस धर्म के लोगों की संख्या सर्वाधिक है। वर्तमान समय में किस धर्म के लोगों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। इस एक प्रश्न का उत्तर आप लाइव चैट के माध्यम से मुझे दें। वर्तमान समय में किस धर्म के लोगों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है, बताएं, कमेंट करके बताएं तेजी के साथ, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं।
किस धर्म के लोगों की संख्या वर्तमान समय में विश्व में सर्वाधिक है? कोई बता सकता है? हिंदू, क्रिश्चियन, ईसाई, इस्लामी, क्रिश्चियन। तो चलिए, मुस्लिम, बौद्ध, इस्लाम, क्रिश्चियन। आप लोगों ने अलग अलग बातें की हैं, अलग अलग धर्मों के बारे में बोला हुआ है, यानी कि आप सभी के उत्तर में अंतर है। तो आज ही आप लोग जा करके सर्च करिएगा कि किस धर्म के लोगों की संख्या सर्वाधिक है। आप इसे सर्च करिएगा और मैं यहाँ बता भी देता हूँ, सर्वाधिक संख्या में क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं। एक बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर के यूरोप के लोग बाहर निकले हुए। इन्हें लग रहा था कि यह करना अब आवश्यक हो गया है। मैंने कहा ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। अभी देखिए, हिरन शेर से तेज नहीं भागता, लेकिन जब जीवन संकट में हो, आपको क्या लगता है यूरोप के लोग अगर इतने भागने वाले होते तो भूखों मरते रहते और यूरोप में बैठे रहते? और इतना छोड़िए, ये देखिए यूरोप के वेस्ट में आइए अमेरिका है, और अमेरिका से कितना लाभ प्राप्त हुआ यूरोप के लोगों को। किंतु यूरोप के लोगों ने कभी पश्चिम में जाने का प्रयास किया? ये यूरोप के पश्चिम में जो देश हैं जो है, इनकी स्थिति देखिए तो ये बहुत पिछड़े हुए थे, मतलब बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। पर बहुत ज्यादा भाग दौड़ करते थे क्या? जब लगेगा संकट है, इसके बाद देखिएगा हिरन बहुत तेज भागेगा, है ना, शेर को भी पीछे छोड़ देगा। कुछ ऐसी स्थिति होगी। उस शेर को पीछे छोड़ने से आशा यह है कि विश्व में बहुत से शक्तिशाली देश थे, कई शक्तियां थी, और देखिएगा सबको पीछे छोड़ते हुए चले जाएंगे। तो इसके पीछे इनका अपना एक कारण था। अभी मैं यहां पर रुक रहा हूं। आप सभी एक बार अपने हथियार रख दें। जब भी मैं कहूं हथियार रख दें, मतलब आपको पेन रख देनी है। अगर कोई लेक्चर के समय लिखने में और लेक्चर समझने में भी कंफर्टेबल फील करता है, वो हथियार उठा के रखे, मुझे कोई परेशानी नहीं है। नहीं तो जब मैं समझाऊं तो याद रखिएगा कि यह समझना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो उस समय आप ध्यान से मुझे सुनिए, फिर मैं सब कुछ स्वयं ही नोट कराऊंगा, तो आप उसे नोट करिएगा। अपने अपने हथियार रख दें और थोड़ी देरी तक मुझे बहुत ध्यान से सुनते रहें। याद रखिएगा, मेरे द्वारा बोली गई एक एक लाइन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं गागर में सागर भरने का प्रयास करूंगा। इतिहास विषय का पाठ्यक्रम बहुत बड़ा है, आपको तो पता है, लाखों वर्ष का इतिहास जानना होता है। तो यहां पर तो कुछ घंटे में आपको यह कार्य करना है। मैं गागर में सागर भरूंगा, ध्यानपूर्वक मुझे सुनिएगा। सभी लोग मेंटली प्रेजेंट रहिए। आते हैं पुर्तगालियों पर। 1498 ईस्वी में 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पहुंचा और केरल राज्य में पहुंचा था। मैं बहुत अधिक संख्या में तथ्य आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो मैं चर्चा करता कि किस बंदरगाह पर आया था, कब कडाबू बंदरगाह, किस राज्य में आया था। तो कालीकट, वर्तमान समय में कालीकट किस राज्य में पड़ेगा? तो केरल। वहां का शासक कौन था? बहुत सी बातें हैं। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक होंगी। वास्को डी गामा कालीकट में पहुंचा। वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा। कालीकट, देखिए आपको पता है कि विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। 7 में से 5 मैं यहां बना रहा हूं, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, और इधर आइए तो एशिया। एशिया यहां पड़ेगा आपका इंडिया। पूर्व में स्थिति यह थी कि यूरोप से भारत आने का मार्ग था, किंतु मुस्लिम शक्तियों द्वारा मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया। वास्को डी गामा, यूरोप का मैप देखेंगे तो पुर्तगाल जो है सबसे लेफ्ट में, सबसे नीचे। तो इसने पहल की, भारत के लिए व्यापारिक मार्ग की तलाश के लिए कार्य शुरू किया। पुर्तगाल से निकल करके वास्को डी गामा भारत पहुंचता है। बात है 1498 ईस्वी की। यहां पर सबसे नीचे, सबसे लेफ्ट में स्टेट है केरल, और केरल में एक छोटा सा राज्य था, एक छोटा सा राज्य था कालीकट, और कालीकट का शासक हुआ करता था, कालीकट का शासक था जमोरिन। जमोरिन। अब कुछ बातें समझिए। वास्को डी गामा को भारत आने का मार्ग पता नहीं है, वो तलाश कर रहा है।
और समुद्री मार्ग से आ रहा है। विचार करके देखिए, संभावना तो यह भी थी कि वास्को डी गामा भारत के नीचे ऐसे आगे बढ़ जाता इस तरह से और उसे पता भी नहीं चलता कि रास्ते में भारत पड़ा था। संभावना यह भी है, यह पश्चिम की ओर से आ रहा है। और आप यहां पर देखें, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि थोड़ा सा मैप आपके दिमाग में आ जाए, भारत में कौन कौन से राज्य कहां हैं वो थोड़ा सा एक बार आपको तो पता ही होगा, लेकिन और क्लियर हो जाए, याद आ जाए, दिमाग में सेट हो जाए। केरल है, पश्चिम की ओर से कौन कौन से राज्य हैं जो पानी को टच कर रहे हैं? केरल है, केरल के ऊपर कर्नाटक है, फिर महाराष्ट्र है, इधर बीच में गोवा भी है, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। वास्को डी गामा गुजरात भी पहुंच सकता था, महाराष्ट्र भी, गोवा भी, कर्नाटक भी। इंडिया के नीचे से आगे बढ़ जाता, पता भी नहीं चलता कि भारत पड़ा था रास्ते में, ऐसा भी हो सकता था। यह व्यक्ति डायरेक्ट केरल कैसे पहुंचा? इन्हें मसाला चाहिए और केरल में मसाला बहुत अच्छा होता था, रास्ता नहीं पता और डायरेक्ट मसाले की लोकेशन पर पहुंच रहा है, कैसे? तो बच्चों, गुजरात के व्यापारी हड़प्पा सभ्यता के समय से ही व्यापार के मामले में मशहूर थे, विश्व में दूर दूर जाकर के व्यापार किया करते थे। यही गुजरात का एक व्यापारी था अब्दुल मानिक, और अब्दुल मानिक वास्को डी गामा को रास्ते में ही मिला और वास्को डी गामा की मदद इसी ने की थी केरल पहुंचने में। इस घटना पर मैं अधिक फोकस क्यों कर रहा हूं? कारण यह है, मुस्लिम है, और आपको तो पता है कि मुस्लिम शक्तियों ईसाई शक्तियों के मध्य संघर्ष। अब्दुल मानिक ने वास्को डी गामा को केरल पहुंचाया है और कल को यूरोपीय शक्तिशाली होते चले जाएंगे, मुस्लिम शक्तियों पर भारी पड़ेंगे और लोग कोसेंगे किसे? अब्दुल मानिक को। इसने मार्ग क्यों बताया? इसने मार्ग क्यों बता दिया? और वास्को डी गामा भारत में कई बार आया था, एक बार जा रहा था, रास्ते में शिप मिला। भारत से आज भी लोग मक्का मदीना जाते हैं, भारतीय जा रहे थे मक्का मदीना, भारत के मुस्लिम, शिप में आग लगा दी, सारे लोग जल करके मर गए। महिलाएं बच्चों को हाथ में लेकर के यूं ऊपर उठाई हुई थी कि बच्चे बच जाएं, कहां से बचेंगे आग की लपटों से। इस अब्दुल मानिक को कोसा गया। बात को समझने का प्रयास करिए, जब एशियाई क्षेत्र पर अरबी व्यापारियों का कंट्रोल था और पुर्तगाली नए व्यापारिक मार्ग से भारत पहुंचे हैं। बीच में देख लीजिए अरब है। अरबी व्यापारी भारत में उपस्थित थे, केरल में उपस्थित थे। उन्हें ऐतराज होगा कि नहीं? वास्को डी गामा को भारत में आने नहीं देना चाहते थे, और आ गया तो व्यापार करने देना नहीं चाहते थे अरबी व्यापारी। किंतु ये जो आप शासक देख रहे हैं, यहां का कालीकट का शासक जमोरिन, इसी ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। उसे लगा कि यूरोप से आया है, दूर से आया है, तो सोना चांदी लेकर आया होगा, हमें लाभ प्राप्त होगा। जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। अब वास्को डी गामा बड़ी मात्रा में भारत से वस्तुएं लेकर के गया, लाभ मिला। पुर्तगाली फिर से लाभ लेने आएंगे कि नहीं? 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा था वास्को डी गामा। फिर 1500 ईस्वी में 13 समुद्री जहाजों के साथ, 1500 ईस्वी में 13 समुद्री जहाजों के साथ पेड्रो अल्वारेज कैब्राल आया, भारत से वस्तुएं लोड करेगा, लेके जाएगा। यही कैब्राल है जिसने ब्राजील की खोज की थी। दक्षिण अमेरिका में एक देश है, फैक्ट्स पर नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट पर रहिए। मसाला लेके जाएगा। 1502 ईस्वी में फिर से वास्को डी गामा आया, भारत से मसाला लिया, फिर जाएगा। कुछ ज्यादा ही आना जाना हो रहा है। पुर्तगालियों को लगा कि भारत में कोई एक सेंटर बनाते, वहां हमारे भाई होंगे, पुर्तगाली होंगे, मसाला स्टोर करके रखेंगे, यूरोप से शिप आए, मसाला लोड हो चला जाए। भारत में फैक्ट्री बनाने की आवश्यकता है। 1503 ईस्वी की बात है। पुर्तगालियों ने भारत में केरल में ही कोचीन में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित हो गई। किंतु विचार करके देखिए, भारत में ये अपने पैर जमा रहे हैं, अरबियों को पसंद नहीं था। और ऊपर से आप यहां पर देखिए अरब क्षेत्र, यहां पर अरब के नीचे है अरब सागर, हिंदुस्तान के नीचे हिंद महासागर में कौन शक्तिशाली? हिंदुस्तान था। अरब सागर में कौन शक्तिशाली? अरबी। आप विचार करके देखिए, अरबी यहां पर सैनिकों के साथ आ जाएं और यह मार्ग अवरुद्ध कर दें,
पुर्तगाली इतनी दूर से आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, और इतनी दूर से चल करके आए हैं अरबियों से समुद्र में लड़ जाएं। हो सकता है अरबियों को पराजित कर दें, लेकिन अरब बगल में है। पता चला शिप में और अरबी बैठे जिंदाबाद जिंदाबाद करते निकले, एक भी यहां पर पुर्तगाली जिंदा नहीं बचेगा, और मदद आने में भी समय लगेगा, बड़ी दूर से आए थे। समस्या होगी, अरबी पुर्तगालियों का मार्ग अवरुद्ध कर रहे थे कि इन्हें व्यापार से लाभ प्राप्त ना हो। ऐसी स्थिति में व्यापार से लाभ लेते रहने के लिए, व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध ना हो ऐसा प्रयास करने के लिए पुर्तगालियों ने 1505 ईस्वी की बात है, 1505 एडी की एक व्यक्ति भेजा जिसका नाम था डी अल्मीडा, और डी अल्मीडा वाज पोर्तुगीज गवर्नर। पुर्तगाली कंपनी का गवर्नर है, ऑफिस में बैठकर कार्य करने वाला गवर्नर नहीं, लड़ने वाला, सेना का नेतृत्व करने वाला। सेना लेकर के आया, सिपाहियों के साथ आया है, और कैसी सेना? नौसेना, समुद्र में लड़ना पड़ेगा, नेवी। कोई और होता या भारतीय होते, आते ही टकरा जाते, मार डालूंगा या मर जाऊंगा। ऐसे लोग हमारे देश में ही पाए जाते हैं कि शत्रु देश में भी घुस जाएं तो हैंडपंप उखाड़े, 10-20 को लपेटें और जिंदाबाद जिंदाबाद करते हुए भारत आ जाएं। ये सनी देओल टाइप के लोग सिर्फ भारत देश में ही मिले हैं। भारत के बाहर जाओ, लोग बड़े चालाक लोग, बड़े ही चालाक लोग। भारत में विजय या वीर गति, मारूंगा या मर जाऊंगा। भारत के बाहर नहीं, मारूंगा, मरूंगा नहीं, मारूंगा और धोखे से मारूंगा। और अगर लगा कि मैं मारा जाऊंगा, भाग के जा रहा हूं, फिर आऊंगा तब मारूंगा। अलग तरीका था कार्य करने का। डी अल्मीडा पहुंचा है अरब सागर में, उसे पता है अरबियों से लड़ना है, और यह भी पता है प्रत्येक देश के शत्रु देश होते हैं और मित्र देश भी। अभी अरबियों से हमें टकराना पड़ जाए, क्या पता अरबियों के कितने सहयोगी नौसेना के साथ आ जाएं। अपना चैप्टर यहीं पर क्लोज। जब तक शत्रु की शक्ति ना समझ लो, लड़ना समझदारी नहीं होती। और सिर्फ समझ ही मत लो, शत्रु से अधिक शक्तिशाली ना हो जाओ। जीतने का चांस 99% ना हो, लड़ना नहीं। ये यूरोप के लोगों का तरीका रहा है। अल्मीडा ने भारत में आते ही एक नीति पर कार्य करना शुरू किया, ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति। इसका अर्थ होता है शांतिपूर्वक व्यापार, पीसफुल ट्रेड। शांतिपूर्वक व्यापार मतलब जल में हलचल ना हो, शांति बनी रहे। अल्मीडा आते ही शुरू हो जाएगा, हमें लड़ना नहीं है। पर करेगा क्या? धीरे धीरे शक्ति बढ़ाएगा, और शक्ति बढ़ा करके जिस दिन उसे लगा कि मैं शत्रुओं पर भारी पड़ जाऊंगा, उस दिन पूरी शक्ति से लड़ेगा। और हुआ भी ऐसा। अल्मीडा ने युद्ध किया, और ना सिर्फ अरब के लोग, कहीं कहीं तुर्की मिलता है, अरब के लोग, बल्कि अरब के लोगों के मित्र थे मिस्र के लोग, अरब के लोगों के मित्र थे गुजरात के लोग। गुजरात के इन 3 शासकों की नौसेना, संयुक्त नौसेना, 3 लोग मिल करके, तीनों देशों की सेना, तीनों क्षेत्रों की सेना साथ में आई है, और 3 के तीनों को पराजित कर दिया डी अल्मीडा ने। डी अल्मीडा ने, आप विचार करके देखिए, यूरोप से भारत कौन आया है? पुर्तगाली। अब अफ्रीका में एक देश था जो व्यापारिक गतिविधियों में काफी आगे था, और हड़प्पा सभ्यता के समय से मिस्र। और भारत में व्यापारिक गतिविधियों के मामले में समुद्री मार्ग से व्यापार करने में काफी आगे गुजरात। ये 3 शक्तियां एक साथ पराजित हुई हैं पुर्तगालियों से। आप बताइए, अब कौन सी शक्ति ऐसी है जिसने नौसैनिक सर्वोच्चता स्थापित कर ली? नेवल सुप्रीमेसी, नौसैनिक सर्वोच्चता। और है कोई जो आज के बाद पुर्तगालियों को इस मार्ग में टक्कर दे पाए? आज के बाद टक्कर दे पाए? जो शक्ति भारत में इटली के व्यापारियों का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करने आई थी, मोनोपोली, आज स्वयं व्यापार पर एकाधिकार चाहती है। क्यों? आप गए कॉलेज में पढ़ने, सबसे पहले स्टूडेंट हैं आप, क्लास में एंट्री मारने वाले, और आपने देखा कि क्लास में 500 की नोट बिखरी पड़ी है। नहीं, विचार करिए कि आप पहले नोट एकत्रित करना शुरू करेंगे या गेट बंद करेंगे? पहले गेट बंद करेंगे कि सारी की सारी नोट मेरी हो। आज के बाद पुर्तगालियों का प्रयास होगा कि इस मार्ग से कोई और ना आने पाए।
हम ही व्यापार करें, बस सारा का सारा लाभ हमें ही चाहिए, भारत में आने के सारे गेट बंद कर दिए जाएं। इतना ही नहीं, पुर्तगालियों का उद्देश्य होगा भारत में ऐसे व्यापारिक केंद्रों की स्थापना कर दो जहां से हिंद महासागर की गतिविधियों पर, सामुद्रिक गतिविधियों पर नियंत्रण किया जा सके। अगर कोई भी शक्ति आती है इस मार्ग से भारत में व्यापार करने, उसे चारों ओर से घेर लो, ऐसे समझो। ये रहा वर्ल्ड मैप, ये रहा वर्ल्ड मैप। जरा सा विचार करें, यदि पुर्तगाली भारत में कई व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लें समुद्र तटीय क्षेत्र में, और इधर देखिए यहां पर भी कहीं पर, इधर भी ये जो सऊदी अरब है इसके आसपास भी कहीं पर ये अपनी पैठ बना लें, और इधर चले जाइए दक्षिण पूर्व एशिया में भी कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर लें, यहां पर अपनी सेना रख दे, समुद्र तटीय क्षेत्रों पर, समुद्र के किनारे कोई भी शक्ति व्यापार करने आती है, चारों ओर से पुर्तगाली घेर कर उसे मार दें। पुर्तगालियों के अतिरिक्त भारत में कोई पैर जमाने की बात छोड़िए, पैर रख भी पाएगा क्या? पुर्तगाली नहीं चाहते थे कि कोई और शक्ति आकर के हमारे लाभ को प्रभावित कर दे, ये एकाधिकार स्थापित करना चाहते हैं। और इसी क्रम में नेक्स्ट जो पुर्तगाली गवर्नर आया, उसका नाम हुआ करता था अल्बुकर्क। समय है 1509 ईस्वी से लेकर के 1515 ईस्वी तक। इससे पहले 1505 ईस्वी से लेकर के 1509 ईस्वी तक जो व्यक्ति भारत में पुर्तगाली गवर्नर था उसी का नाम था अल्मीडा। 9 सैनिक सर्वोच्चता हासिल कर ली, काफी शक्तिशाली। अब विचार करके देखिए, अब समुद्री मार्ग में कोई पुर्तगालियों की टक्कर का नहीं रहा। मेंटली प्रेजेंट हो जाइए, कॉन्सेप्ट को और डीप में लेकर जा रहा हूं। मैं सोच भी रहा हूं कि आपको पहले ही दिन मैं आपके दिमाग पर बहुत अधिक दबाव तो नहीं बना दे रहा, निश्चिंत रहिए, बहुत विशेष बातें नहीं हैं ये। अभी आगे जो कुछ पढ़ेंगे वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, पर ये बातें महत्वपूर्ण भी हैं और जाननी इसलिए आवश्यक हैं कि यह सब समझोगे तभी आगे की बातें समझ पाओगे। बच्चों विचार करके देखो, अल्बुकर्क भारत आया और भारत में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना करना चाहता है जिससे सामुद्रिक गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। एक बार मैं यहां आपको फिर से दिखाता हूं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और इधर आइए तो एशिया। यहां पर भारत समझिए, यहां पर अरब। सोच के देखिए, पुर्तगाली कुछ व्यापारिक केंद्रों की स्थापना कर लें, व्यापारिक केंद्रों की, यहां पर इनकी सेना होगी, कोई भी भारत में घुसने का प्रयास करे पुर्तगाली घेर कर मार दें, ऐसा कर सकते हैं। इसी क्रम में अल्बुकर्क ने कार्य करना शुरू किया। आप देखिए, सबसे लेफ्ट में सबसे नीचे यहां पर केरल है। केरल में तो पुर्तगाली प्रभाव में थे ही, इसके ऊपर कर्नाटक है, और कर्नाटक में इस समय पर एक राज्य हुआ करता था विजयनगर। शासक थे कृष्णदेवराय। पुर्तगालियों ने प्रयास किया, अल्बुकर्क ने प्रयास किया कि कृष्णदेवराय से कुछ क्षेत्र प्राप्त करते हैं, कर्नाटक में समुद्र के किनारे अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। फैक्ट्री, कृष्णदेवराय के पास अपना दूत भेजा फादर लुई, वह गया। कृष्णदेवराय जमीन देना चाहते थे कि पुर्तगाली व्यापार करें, हमको तो सोना चांदी मिलेगा, पर दे नहीं पाए। कारण तत्कालीन समय में राजा को कहीं जाना होता था तो 4 व्हीलर, ट्रेन, प्लेन की सुविधा नहीं थी, घोड़े से जाता था। घोड़ा अरब से आता था, सबसे बेहतरीन घोड़ा। अरबियों ने कृष्णदेवराय से कहा कि सर अगर जमीन का टुकड़ा दिया, एक घोड़ा नहीं दूंगा। राजा कृष्णदेवराय को दिल्ली आना होता तो घोड़े से आते, प्लेन नहीं था, ट्रेन, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर कुछ नहीं, घोड़ा। अरबियों ने कहा घोड़ा नहीं दूंगा। अब कृष्णदेवराय हां करें कि ना करें? कृष्णदेवराय ने ना कर दिया, पुर्तगाली बुरा मान गए, पर कर क्या सकते थे? अपने से शक्तिशाली व्यक्ति अगर डिस्टर्ब भी कर दे, हर्ट कर दे, आदमी क्या कर सकता है? हाँ, अपना इमोशन कंट्रोल करने के लिए किसी छोटे राज्य
छोटे अपने से कमजोर व्यक्ति को पीट सकता है, और कई तो मोहल्ले में पीट कर आए, कुछ नहीं कर पाए तो अपनी पत्नी को पीट देंगे कि कुछ इमोशन कंट्रोल हो जाए। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। यहां पर पुर्तगालियों ने विचार किया कि अपने से कम शक्तिशाली किसी शक्ति को पराजित करते हैं, और इसी समय साउथ में एक छोटा सा राज्य था बच्चों, बीजापुर, और बीजापुर के ही नियंत्रण में आता था गोवा। 1510 ईस्वी की बात है। अल्बुकर्क ने बीजापुर पर अटैक करके बीजापुर से गोवा छीन लिया। विचार करके देखिए, केरल में पावरफुल, कर्नाटक के शासक से मित्रता की, शत्रुता नहीं, बहुत बुद्धिमान लोग हैं, दूरदर्शी हैं, आगे बढ़कर गोवा पर कंट्रोल कर लिया। और अल्बुकर्क के पश्चात एक गवर्नर आया था, नाम था नीनो डी कुन्हा। समय है 1529 ईस्वी से लेकर के 1538 ईस्वी तक। पहले आप इस बात पर विचार करिए, अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों के क्षेत्रीय राज्य की स्थापना की कि नहीं, जमीन पर कब्जा कर लिया कि नहीं। अभी तक पुर्तगाली समुद्र में ताकतवर थे, अभी देखिए अल्बुकर्क ने भारत की जमीन पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। कैसे संभव हो पाया, अभी स्पष्ट कर देता हूं, आगे थोड़ा सा और सुन लीजिए। नीनो डी कुन्हा भारत में आया, पुर्तगालियों की शक्ति बढ़ती जा रही थी। परिणाम देखिए, इसने सालसेट, बेसिन, बंबई, इसके अलावा दीव गुजरात के पास है, बंबई महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। विचार करके देखिए, समुद्र तटीय क्षेत्र जो हैं भारत के इन पर पुर्तगालियों का प्रभाव स्थापित हुआ कि नहीं। और अल्बुकर्क ने ही इधर दक्षिण पूर्व एशिया आइएगा तो आपको मिलेगा मलक्का पर नियंत्रण स्थापित किया था। थोड़ा सा आप इधर वेस्ट में जाइए तो आपको एक क्षेत्र मिलता होर्मुज अथवा ओरमुज, उधर सऊदी अरब साइड जाइए आपको मिलता। अल्बुकर्क ने कब्जा कर लिया था। ये तो फैक्ट हो गए, मेंटली प्रेजेंट रहिए। अब थोड़ा सा और डीप में जा रहा हूं मैं, नहीं कठिन नहीं लगेगा, ये बातें मैं लिखवाऊंगा भी, समझिए। ये देखिए, पुर्तगाली पश्चिम में होर्मुज, पूर्व में मलक्का, और साउथ में इधर देखिए, साउथ में हिंद महासागर। बड़ी आसानी से इन्होंने इस बड़े क्षेत्र पर कंट्रोल कर लिया कि नहीं, नियंत्रण किया। परिणाम, कल तक एशिया में खुले समुद्र की नीति प्रचलित थी, खुले समुद्र की नीति, कोई भी समुद्री मार्ग से आए जाए, समुद्र सबका। आज इन्होंने घोषित किया कि हमारा समुद्र पर हमारा कंट्रोल है, यह है हमारा समुद्री साम्राज्य। इसे इन्होंने कहा एस्तादो द इंडिया। पुर्तगालियों ने एशिया में प्रचलित खुले व्यापार, खुले समुद्र की नीति का उल्लंघन किया। इन्होंने समुद्र पर कब्जा कर लिया और घोषित किया यह है हमारा साम्राज्य। विचार करिए, आज के बाद समुद्र में कोई भी जहाज लेकर के गया व्यापारी, पुर्तगाली कहेंगे लाओ टैक्स दो। व्यापारी कहेंगे कैसा टैक्स है सर, कल तक नहीं लगता था। पुर्तगाली कहेंगे आज लगता है, लाओ टैक्स दो। ये कौन सा टैक्स है? गुंडा टैक्स है। अब समुद्र में यही शक्तिशाली हैं, 9 सैनिक सर्वोच्चता स्थापित थी। समुद्र में है कौन जो इनसे टक्कर ले पाए? आज के बाद भारतीयों से, भारतीय व्यापारियों से ये टैक्स लेंगे जो समुद्री क्षेत्र में जाएगा, और ये परमिट देंगे कि आप समुद्री मार्ग से व्यापार करिए। इसे कहा गया है कॉट्स। परमिट लो, पैसा दो, इसे दिखाओगे तब समुद्र में जाने पाओगे, वरना आपके जहाज को लूट लिया जाएगा। युद्ध का माल समझकर आपको परमिट लेना है। पुर्तगाली व्यापार से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, कार्ड्स जारी करके, परमिट दे करके उससे भी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इतने पर भी नहीं रुके, लूट, ये भारतीय जहाजों को लूटते भी थे, और आय बढ़ी। इतने पर भी नहीं रुके, भारतीय व्यापारियों से कहते थे समुद्र में जाओगे लूट जाओगे, बचना चाहते हो हमें पैसा दो, सिक्योरिटी देंगे, सिक्योरिटी। आर्मेडा काफिला व्यवस्था, हमारी आर्मी का काफिला, ऐसे समझिए, हमारी आर्मी का काफिला आपके साथ जाएगा, सुरक्षित जहां जाना चाहते हो लेके जाएंगे, वापस लेकर आएंगे। समुद्र में हम शक्तिशाली हैं, लुटने से बचाएंगे।
भारतीय जहाज लूटेंगे इसके बाद भी। विचार करके देखो, पुर्तगाली व्यापार से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, कार्ड से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आर्मेडा काफिला से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लूट से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पुर्तगालियों की आय बढ़ती चली गई। ऐसे ही नहीं, भारत में जमीन पर कब्जा कर रहे थे ये, और इतना ही नहीं, भारत से इनको आय प्राप्त है। अल्बुकर्क उसी पैसे से भारतीयों को पुर्तगाली सेना में भर्ती कर लिया। मुट्ठी भर लोग आए थे, पुर्तगाली मुट्ठी भर। भारतीय शक्तियों को क्या पराजित कर पाएंगे, और अन्य शक्तियों को क्या पराजित करेंगे? भारतीयों को सेना में भर्ती कर लिया। बताइए, शक्ति बढ़ गई कि नहीं? आय तो बढ़ ही रही थी, शक्ति भी बढ़ गई कि नहीं? इतना ही नहीं, आप किसी देश में जाइए, वहां के नागरिक बनने का प्रयास करिए, बन पाएंगे क्या? एक तरीका है, वहां की महिला से शादी कर लो। हिंदुस्तान की कई सारी मूवी, उसमें दिखाया जाता है कि हीरो जो है, सॉरी विलेन टाइप का व्यक्ति, नाकारा अमीर बनना चाहता है, और उसका ध्यान होता है कि एक बिजनेसमैन और उनकी इकलौती बेटी, उससे विवाह कर लें, और फिर प्रयास होता है। ऐसा होता है कि नहीं? विवाह कर लो, लाभ मिलेगा। नहीं, आपको नहीं कह रहा हूं, सोचने वाले ऐसा सोचते हैं। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को प्रोत्साहित किया, भारत की महिलाओं से विवाह कर लो, भारत में सेट होने में आसानी, और भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में भी आसानी। अल्बुकर्क ने शक्ति बढ़ा दी कि नहीं? इस प्रकार पुर्तगालियों की आय बढ़ती गई, पुर्तगालियों की शक्ति बढ़ती गई। और मैं आपसे जानना चाहता हूं बच्चों, ये बताओ, यूरोप में छोटे छोटे देश ये कल्पना कर सकते थे कि विश्व के बड़े क्षेत्र को प्रभाव में ले लें? इनके पास आय थी, इनके पास शक्ति थी, पर आज इनको एक बात समझ में आई, जमीन पर बड़ा कंपटीशन है, बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, मुगल शासक हैं, अन्य शासक हैं, विश्व में बहुत से शासक हैं, जमीन पर कंपटीशन है, बड़ी सेना, शक्तिशाली लोग। समुद्र में कंपटीशन नहीं है, समुद्र का कोई महत्व नहीं समझ पा रहा। महत्व क्या है? समुद्र पर जो प्रभाव स्थापित कर ले, वह व्यापार पर कंट्रोल कर लेगा, वही व्यापार से लाभ प्राप्त करेगा, और व्यापार से लाभ प्राप्त करो, आय बढ़ी, फिर विश्व के क्षेत्रों से ही लोगों को सेना में भर्ती कर दो। अब शक्ति बढ़ी, फिर आप विश्व पर कंट्रोल कर सकते हो। विचार करके देखो, यदि किसी की नेवी स्ट्रांग हो गई, नौसेना, तो वह समुद्र पर कंट्रोल करे, फिर व्यापार से आय बढ़ा ले, फिर उसी आय से सैन्य शक्ति बढ़ा ले, फिर विश्व के बड़े क्षेत्र पर कंट्रोल हो सकता है कि नहीं? पुर्तगालियों ने शुरू किया है, अंग्रेजों ने टॉप पर पहुंचाया। छोटा सा देश सबसे ताकतवर नौसेना बनाई, विश्व के बड़े क्षेत्र से व्यापार किया, आय बढ़ाई, शक्ति बढ़ाई, और विश्व के बड़े क्षेत्र को अपने कंट्रोल में ले लिया। भविष्य में किसने? अंग्रेजों ने। आप समझ पा रहे हैं कि चल क्या रहा है? मैं आपको बताऊंगा कि भारत में पुर्तगालियों का पतन कैसे हुआ, इस पर आऊंगा। अन्य कंपनियों के बारे में भी बताऊंगा। अभी आप अनुमान लगाइए कि हो क्या रहा था, विश्व में क्या परिवर्तन आ रहा है। वास्को डिगामा के आने के बाद क्या हुआ? वास्को डिगामा के आने से यूरोप के लोगों को लाभ, अमेरिका बर्बाद होगा, भारत बर्बाद होगा, विश्व में बहुत कुछ परिवर्तित हो जाएगा, भौगोलिक खोज होगी, कई देशों का ज्ञान होगा, लेकिन लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, जाना बढ़ जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अभी देखिए, अभी तो थोड़ा सा कम, पहले एक देश से दूसरे देश ऐसे जाते थे जैसे शहर में एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जा रहे हैं। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन के दौर में हैं आप, और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण कब आया? वास्को डिगामा के इस कार्य के बाद कहानी शुरू हुई है, बड़ा परिवर्तन आया। आपको सोचना होगा, विश्व में जो परिवर्तन होगा उसे समझना होगा, इतिहास में अलग अलग कालों में जो परिवर्तन होगा उसे समझना होगा। तो मैं ये सारी बातें आपको नोट करवाऊंगा, ये सब कुछ नोट करवाऊंगा। पहले मुझे ये बताइए कि जो मैं आपके सामने कह रहा हूं वो बातें आप समझ पा रहे हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूं? ये सब तो मैं नोट करा दूंगा। एक बात है, जो मैं समझा रहा हूं, आप समझ रहे हैं कि क्या परिवर्तन होने वाला है और कैसे परिवर्तन हो रहा है? बस इतना बताइए, कमेंट करके बताइए। आप समझ पा रहे हैं कि कैसे यूरोप के छोटे छोटे देश कल को विश्व में महाशक्ति बन जाएंगे? अनुमान लगा पा रहे हैं?
अभी तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि कठिन लग रहा है कि सरल। 3 से 4 लेक्चर मेरा पढ़ते पढ़ते आपकी समझ बढ़ जाएगी, फिर सब कुछ आसान लगेगा और इंटरेस्टिंग। इसलिए अभी नहीं पूछूंगा। अभी बस इतना बताइए कि जो मैंने आपको बताया वो चीजें समझ में आई, या कोई समस्या हो, आपके कोई डाउट्स हैं तो अभी क्लियर करा लीजिए। अब आप कमेंट करिए। किसी को भी कोई समस्या, कोई भी डाउट? और मेरे साथ पढ़ते हुए बिना किसी संकोच के, कहीं पर भी कुछ भी नहीं समझ में आता है तुरंत कमेंट करके बताइए। जब मैं आपसे डाउट्स लेता हूं मुझे तुरंत बताइए, सर ये बात कठिन लगी, यहाँ समस्या है, या इसको ऐसे स्पष्ट कर दें सर। मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा, आपके सहयोग के लिए ही यहाँ पर खड़ा हूँ। पर हाँ, मैंने जो सावधानियां बताई हैं उसको रखते हुए पढ़ना, नहीं तो आपका भी कार्य कठिन होगा, मेरा भी। जैसे आपने मानचित्र पर ध्यान नहीं दिया, आपने ध्यानपूर्वक मुझे नहीं सुना, आपने लेक्चर में गैप किया, तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जो कुछ मैंने कहा उन बातों को समझते हुए आप समझो, यकीन मानो कि एक भी डाउट आपका मैं रहने नहीं दूंगा। फैक्ट्स भी मैं लिखवाऊंगा, लेकिन बहुत ही कम, जितना मुख्य परीक्षा की दृष्टि से आवश्यक है। ये मेंस के लिए बैच है, तो मेंस पर ही टारगेट करेंगे, मेंस को ही टारगेट करेंगे। मछली की आंख और चिड़िया की आंख, अर्जुन यही देखते थे ना, और उसी से अर्जुन का भला हुआ था। तो अर्जुन बनना है तो मेंस एग्जाम का टारगेट है, तो मेंस पर ही पूरा फोकस रखो। अच्छा ठीक है, मैं आवश्यकता पड़ने पर मैम को जूम कर दिया करूंगा। कोई ऐसा जो स्टार्टिंग से मुझे सुन रहा हो, बीच से नहीं, आप में से जो भी 5-10 मिनट बाद इस लेक्चर के साथ जुड़ा होगा, वो मेरी पूरी बातें समझ नहीं पाया होगा, तो फिर से वीडियो एप्लीकेशन पर रहेगा, आप देखिएगा। फिर कोई डाउट होगा तो लास्ट में मैं डाउट्स लेता हूं, आप मुझे बताइएगा। जिन्होंने स्टार्टिंग से मुझे सुना, कोई ऐसा जिसको लगा हो कि थोड़ा सा कठिन लग रहा है, या और सरल करके बता देते तो बढ़िया था। वैसे तो मैं बहुत ही सरल करके आपके सामने बातें रख रहा हूं, और मैंने कहा कि पहले ही लेक्चर में आप टीचर की सैडी के साथ सेट नहीं हो सकते, 2-4 लेक्चर लगता है। फिर भी कोई ऐसा जिसको कठिनाई महसूस हुई हो, और हुई तो क्यों? आप लोग कोई डाउट नहीं रख रहे हैं? आप में से लोगों ने यही लिखा कि हाँ सर समझ में आया। पूजा ने लिखा है नो डाउट, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। पहले ही लेक्चर में आप लोगों को सारी बातें समझ में आई, इसकी उम्मीद तो मैं नहीं करता फर्स्ट लेक्चर में। तो अगर ऐसा है तो आप लोग बड़े विद्वान लोग हैं। नहीं, टारगेटेड बैच है, इसका ये मतलब नहीं होता कि डिटेल में नहीं होगा, है ना। जिस एग्जाम को टारगेट में रखा जा रहा है, मुख्य परीक्षा, उसकी दृष्टि से बताया जाएगा। अब कोई ये सोचे कि प्रारंभिक परीक्षा का भी पूरा पाठ्यक्रम इसमें कवर हो जाएगा, तो वह गलत है। हाँ, मैं नोट्स बनवाऊंगा, और आपको जो स्टडी मटेरियल प्राप्त होगा वह भी पढ़ना है। तो मेरा लेक्चर, क्लास नोट्स और स्टडी मटेरियल तीनों मिला करके फिर आपकी तैयारी पूरी होगी। पढ़ाऊंगा। पुर्तगालियों ने बंगाल में हुगली नाम का क्षेत्र था, उसे अपने लूटपाट का केंद्र बनाया था। बाकी की बातें आगे करूंगा। अच्छा, लिखवाने की स्पीड फास्ट है तो ठीक है, थोड़ा और स्लो लिखवाऊंगा, किंतु मैं चाहूंगा कि आप लोग भी थोड़ा सा फास्ट लिखें, वरना मुख्य परीक्षा में प्रश्नों की जब बौछार होगी तो सामना कैसे करेंगे यदि स्पीड ही नहीं होगी। सोचिए, सामने से तीरों की बौछार आ रही है और आपकी स्पीड कम है तीर चलाने की, तो पता चला कुछ तो आपने नष्ट की, कुछ आकर के आपको लगे घायल कर दिया,
थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं स्लो नहीं लिखवाऊंगा। जिस प्रकार से आप लोगों को सुविधा होगी मैं वैसा ही करवाऊंगा। कारण ये है कि तभी आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और तभी आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हाँ बिल्कुल श्वेता बेटा, बिल्कुल उस पर चर्चा करूंगा। सौरभ लिख रहे हैं स्पीड सही है। मुझे पता है जो लोग थोड़ा सा स्लो लिख रहे हैं, इसलिए मैंने उनसे कहा कि स्पीड बढ़ाइए। पूनम ने लिखा सर समझ में तो आया, बस मैप क्लियर नहीं दिखा। मैप में उतना ही दिखाता हूं कि आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकें, है ना, और मानचित्र एक रख लीजिए साथ में। तो बाकी मैं जहां आवश्यकता पड़ेगी उसे जूम भी कर दिया करूंगा। राखी लिख रही हैं सर अच्छा पढ़ा रहे हैं आप। थैंक यू बेटा। प्रयास यही होगा कि आप लोगों को सारी बातें आसानी से समझ में आए और विषय इंटरेस्टिंग लगे। जब विषय इंटरेस्टिंग लगता है तो बाकी का कार्य आप स्वयं कर लेते हैं। आपको जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट आ जाए और उसे उसके लिए आप पूरी ताकत लगा दें, उस क्षेत्र में आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। राजा लिख रहे हैं आपके द्वारा अच्छे से समझाया गया। श्वेता मेंस में आए हुए ओल्ड क्वेश्चंस भी कराएंगे, बिल्कुल चर्चा करूंगा श्वेता बेटा, परेशान ना हो। आप लोग जो कुछ पढ़ेंगे वह आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। मेंस में प्रीलिम्स का कितना सिलेबस कवर हो जाता है तो लगा लीजिए 50 to 60%, 50 से 60%। तो पहले ही लेक्चर में आप में से किसी ने कोई भी डाउट सामने नहीं रखा। अच्छा, अभी जो कुछ मैंने समझाया, अब तो समय नहीं है कि लिखवा दूं, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसे लिखवाऊंगा, तो इसके लिए परेशान मत होइएगा। जो बातें मैंने अभी समझाई जब लिखवाऊंगा तो सब याद आ जाएगा। मेरा उद्देश्य यह होता है कि पहले समझाऊं फिर क्लास में नोट करा दूं, तो ज़्यादातर बातें क्लास में ही याद हो जाती है, बाद में नोट्स का रिवीजन करना रह जाता है। नानू लिख रही हैं शानदार क्लास। नानू परमार लिख रहे हैं शानदार क्लास। धन्यवाद बच्चों। इसका मतलब आप लोगों ने एकाग्रचित होकर के मुझे सुना, क्योंकि बहुत कम समय में मैंने बहुत सी बात बताई और पहले लेक्चर में मैं आपसे उम्मीद नहीं करता कि आप लोगों को डाउट ना हो। डाउट नहीं हुआ मतलब शुरू में ही आप लोगों ने मेरी बात का ध्यान दिया। और जो लोग क्लास के बीच में से जुड़े थे, मैं उन्हें फिर कह रहा हूं, मेरे लेक्चर में आप स्टार्टिंग से 1 मिनट भी लेट नहीं कर सकते। मैंने लेक्चर शुरू किया, आप 1 मिनट लेट हैं, यकीन मानिए आगे की कहानी आपको नहीं समझ में आएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं 2-4 लेक्चर में ही स्पष्ट हो जाएगा। कई लोग थे बेटा, अलग अलग समय में अलग अलग पुर्तगाली गवर्नर थे, किंतु सबके बारे में जानना आवश्यक नहीं है, कुछ ही लोगों के बारे में जानना है। गणेश राखी लिख रही हैं कि सर फैक्ट क्लियर नहीं हुए। कौन से फैक्ट, जैसे कौन से तथ्य? कुछ तथ्य तो मैं ऐसे बता गया, उसे क्लियर भी नहीं करना है। अभी जो बातें मैं आपको नोट कराऊंगा उसे देखना आपकी वहां कहीं समस्या है, जैसे जो कुछ मैंने अभी लिखवाया उसमें कोई समस्या हो। अब मैं आप लोगों को समझाने के लिए तमाम तथ्यों को बोल करके निकल जाऊंगा, पर आप ये मत सोचना कि ये सारी बातें याद ही हो जाएं। जो आपके काम की बातें होंगी उसमें से ज्यादातर मैं नोट करा दूंगा। और आज तो मैंने तमाम तथ्य बता डाले आपको, तो कुछ बातें आपको बस समझाने के लिए, समझाने क्या कि आप अनुमान लगा सकें। तो आज मैंने बहुत से तथ्य ऐसे रख दिए, उस पर ध्यान ही मत दीजिए। मैंने पहले ही कहा था कि आज के तथ्यों पर शुरू में जो मैंने बताया उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। बस आप अनुमान लगाना सीखिए या अनुमान लगाइए कि कैसे मैं पढ़ाने वाला हूँ और आपको कैसे पढ़ना है, तो उसको तो भूल ही जाइए आप। और बाद में जो कुछ मैंने कहा, कुछ समझाया फिर लिखवाया, फिर अभी कुछ समझाया फिर लिखवाऊंगा, तो जब आप लिखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाँ मैं समझ रहा हूँ फैक्ट नहीं नोट कर पाए तो मैं नोट कराऊंगा बच्चों। अभी जो मैंने समझाया सब नोट कराऊंगा, मैं ऐसे नहीं छोड़ रहा हूँ कि बस हो गई क्लास। आज नहीं नोट करवा पाया, कल वास्को डिगामा का भारत आना, क्या हुआ कालीकट में, आगे क्या हुआ, अल्मीडा ने क्या किया, अल्बुकर्क ने क्या किया, सारी बातें नोट कराने वाला हूँ। आप ये मत सोचिए कि हो गई क्लास।
अब सर इसके आगे इस पर बात नहीं करेंगे, अभी तो लिखवाना शेष है। जिन तथ्यों को मैंने बोला एक बार में ही सुन करके आप कैसे याद कर लेंगे? ये दो ही लोग ऐसा कर पाए हैं आज तक, या तो स्वामी विवेकानंद और या तो वो कोई मिल गया मूवी थी ना, उसमें वो ऋतिक रोशन, वो एक बार में बुक पढ़ करके सब याद कर ले जाते थे, वही जो बहुत बड़े वैज्ञानिक बन गए थे। इसके अतिरिक्त तो कोई नहीं कर पाया। सारे तथ्यों को नोट कराऊंगा जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। कार्ड्स परमिट था, ये भी कल नोट कराऊंगा। कार्ड्स परमिट था, बिना उसको लिए हुए कोई भी व्यापारी जहाज से समुद्री मार्ग में जाता है तो पुर्तगाली उसके जहाज को लूट लेते थे युद्ध का माल समझकर। तो इसे कल नोट कराऊंगा। इटली और सऊदी अरब का एरिया मैप में जूम करके, चलो मैं दिखा दूंगा। और आप लोग भी साथ में एक मैप रखिए, तो मेरे साथ इतिहास पढ़ते समय आपको बहुत ही काम आएगा। तो चलिए बच्चों, आज यहीं तक, मुलाकात हो गई नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।